नमस्ते संदीप सर। नमस्ते नमस्ते मेघा जी। देखिए मेघा, हाँ आइए हाँ, पधारिए मैं आज। कैमरा ऑन नहीं करूंगी क्योंकि मैं घर में बैठी हूँ। बहुत अच्छा अच्छी अच्छा। व्यवस्था है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, यहाँ सब लोग बात कर सकते हैं और अच्छा परिचय हो सकता है एक दूसरे से। एक दूसरे से परिचय होना चाहिए, क्योंकि ये वन साइडेड है अक्सर जितना हम करते हैं कि मैं इधर से बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो। अब क्या है कि सारे लोग एक दूसरे का, कहीं भी मान लिया संकट है कोई, एक दूसरे का चेहरा तो पहचानता रहेगा। हाँ जी, हाँ। तो इस वजह से वो जयकर हाँ, आए इस बार हैं। तो बहुत ज्यादा नहीं है मेरे पास कुछ कहने, लेकिन हाँ अगली बार मैं जब आऊंगी तो बहुत सारी नई खबर लेके जरूर आऊंगी मैं। हाँ हाँ जरूर, जब भी आप चाहें। जी, बहुत बहुत तो धन्यवाद जी। ठीक ठीक, थैंक यू मेघा जी। जयकर जी आप बताइए अपने बारे में। संदीप जी नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जी और जी। मेरा नाम एक्चुअली मृत्युंजय कर है। तो आपको अच्छा। शायद याद होगा कि मैंने कुछ कुछ एपिसोड पहले आपका आई यूज्ड टू डू दैट बिफोर। हम्म। हाँ हाँ बिल्कुल, आपने कई JWSG पे आपने कई स्पॉन्सर किए थे, मुझे ध्यान है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो चलिए एक्चुअली आपका खैर अभी आपसे मुलाकात हो गई, ये अच्छा, अच्छी व्यवस्था है। तो आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि नहीं, आप JWSG को सुनते हैं और उसके स्पॉन्सर भी करते हैं। तो आपको बहुत धन्यवाद। ये सिस्टम लेकिन बहुत अच्छा किया कि इंटरेक्शन करने का। हाँ मैं एक छोटा सा जो स्टोरी, अपने लाइफ का जो स्टोरी है, मतलब मैं इसको बोलता हूँ कि बीइंग हिंदू अगेन, जो बोलते हैं ना कि हिंदू पहले कैसे बनता है। जो आप जो नैरेटिव, जो चीज आप कर रहे हैं, जो नैरेशन चेंज करने का, या फिर जो इम्पैक्ट होता है लोगों का, मतलब जो मेन स्ट्रीम में आता है उसका जो इम्पैक्ट होता है, जो मेरे ऊपर इम्पैक्ट हुआ था पहले, तो उसका छोटा सा चीज बताता था। आई वाज अराउंड कि, और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है जब टीन एज पे आप होते हो। जैसे कि आप 16 साल हो गया, 16 से 18 साल या 20 साल, 20-21 साल तक, इससे वेरी, क्या बोलते हैं कि इतना इम्पैक्ट होता है कि आप अपने आप को, स्पेशली जो मेन स्ट्रीम का नैरेटिव है, अपने आप को, यू लिव इन ए वेरी सेल्फ, होता है ना कि सेल्फ गिल्ट में रहते हो हमेशा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बताना चाहूँ कि मुझे लगता था व्हेन आई वाज अराउंड 16-17 कि सारे हिंदू बहुत ही, मतलब बहुत ही खराब लोग हैं। लाइक वी आर रियली बैड पीपल। मंदिर में किसी को जाना नहीं चाहिए। मंदिर का जो पुजारी है वो एक नंबर का बदमाश वही है। सारा काम वहीं पे होता है, सारा गलत काम वहीं पे होता है। सारा गलत काम जो भी होता है दुनिया में, और स्पेशली भारत में, सारे हिंदू ही करते हैं, मतलब हम लोग ही करते हैं। और बाकी जो अदर कम्युनिटी है, दे आर वेरी नाइस पीपल। जैसे कि आप मूवी में दिखाते हैं ना कि जो उल्टी पुल्टी हिंदी बोलते हैं, क्रिश्चियन टाइप के, दे आर वेरी नाइस, वेरी ओपन माइंडेड। जैसे शोले मूवी में दिखाता है कि इतना सन्नाटा किए, उसका बेटा मर गया, वो जाता है नमाज पढ़ने के लिए। पता नहीं दो लोग थे, पता नहीं नमाज कौन बता रहा था वहां पे। तो पता नहीं दो लोगों के लिए एक वहां पे और मस्जिद भी था। तो बेटे वो, की लाश पड़ी है, देखिए वो कट्टरता, बेटे की लाश पड़ी है पर वो नमाज पढ़ने जा रहा है। जिस गांव में बिजली नहीं है वहां लाउड स्पीकर बज रहा है। आजान कौन दे रहा था वो भी अलग बात है। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होता है ना, तो मेरे ऊपर वो काफी इम्पैक्ट था। मुझे लग रहा था कि यार हम लोगों को ये करना नहीं चाहिए। लेकिन इवेंचुअली जब मैं थोड़ा थोड़ा, मतलब आई वाज लाइक लिटरली आउटलायर, कि मुझे ये अपने समाज में रहना नहीं है, ये मैं अपने सबको डाउट करने लगा था कि यार ये। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि अराउंड 2008 में, जब अपना अराउंड 2010 मेरे ख्याल से, जब मैंने जॉब करना चालू किया, और तो एक्सीडेंटली आई केम टू ए वीडियो ऑफ राजीव दीक्षित। उन, अगर मैं किसी को ट्रस्ट करता हूँ, मतलब वो अलग बात है, लेकिन एक वीडियो बाई चांस कैसे आ गया मेरे सामने से, आई जस्ट रिलक्टेंटली लिसन टू इट। तो वो जो थिंकिंग प्रोसेस में चेंज आया, तो आई गॉट वेरी, क्या बोलते हैं कि इंटरेस्टेड नोइंग अबाउट माई सेल्फ, कि मेरा कल्चर में ऐसा क्यों है। क्योंकि पहले तो लगता था कि सारा चीज जो होता है अंधविश्वास है, ये सब नोटंकी कर रहे हैं यहाँ पे। देन आई स्टार्टेड टू नो कि ये हम लोग जो करते हैं, जो प्रैक्टिस में होता है, जो मेरे दादाजी करते हैं, तो वो, मतलब एक्चुअली उसका इम्पैक्ट क्या है, क्यों होता है, ये प्रैक्टिस में है। किसी ने, जरूरी नहीं है कि कोई हर चीज आपको साइंटिफिकली, मतलब जस्टिफिकेशन होना नहीं चाहिए उसका। लेकिन आप जो भी करते हैं, हम लोग जो भी करते हैं, लाइक सुबह जल्दी उठ जाओ, थोड़ा मंदिर में जाओ, या फिर बड़े लोग को सम्मान दो,
अच्छे से बात करो, ये जो भी होता है, इट्स लाइक व्हाई यू आर डूइंग इट, ऑल दी प्रैक्टिसेस। सो ये था कि जो भी हम लोग करते हैं एज ए हिंदू कम्युनिटी और जो भी सनातनी धर्म में जो है हम लोगों का, तो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि हम लोग करते क्यों हैं ये। तो जरूर नहीं, मुझे रियलाइज हुआ कि बाकी तो कोई साइंटिफिक है नहीं, तो साइंटिफिक और हर चीज हिंदू से, हिंदू ही क्यों साइंटिफिक हो, हर चीज में हम लोग क्यों साइंस ढूंढ रहे हैं, हम लोगों का बिलीफ सिस्टम में व्हाट्स रॉन्ग। तो वहां पे वो चीज आया, आई स्टार्टेड फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, कॉन्फिडेंट अबाउट बीइंग हिंदू। और ऊपर से प्रॉब्लम ये है कि बाय बर्थ हमें ब्राह्मण फैमिली, सो वहां पे और भी चीजें, आई स्टार्टेड हेटिंग ब्राह्मण्स। मैं अपने आप को, जो जनेऊ होता है ना, तो पहले तो मैं पहनता भी नहीं था उसको टंगा रहता था हॉस्टल में, किसी दीवार पे मैं टांग देता था कि यार हम लोगों ने, ब्राह्मण लोगों ने बहुत सारा अत्याचार किया दुनिया के ऊपर, तो हम लोगों को एक्चुअली रहना नहीं चाहिए। और एक टाइम तो ऐसा आया था कि जैसे मैंने अपना मूंछ होता है ना, तो मूंछ भी साफ कर दिया, क्योंकि दे आर वेरी नाइस पीपल। मैं उस लेवल तक चला गया था इन नैरेटिव के चलते। तो फिर मैं जो रियलाइज हुआ राजीव दीक्षित को सुनने के बाद, एक ही वीडियो के बाद, आई जस्ट गॉट वेरी, जो थॉट आया मेरे में चेंजेस में, तो वहां से जब आया तो मुझे लगा कि बिकॉज आई डोंट नो, मैं जानता नहीं हूँ अपने आप को, अपने समाज को, अपने कल्चर को, इसीलिए हर कोई मतलब उल्लू बना के चला जाता है हम लोगों को। तो फिर मैं फैक्चुअली देखने लगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो उसके बाद आई गॉट इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एज वेल। पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि फॉलो करना चालू किया कि कौन क्या बोलता है, कौन बोलता क्या है, कौन करता क्या है। तो उसके बाद मुझे कांग्रेस पार्टी के बारे में बहुत अच्छे अच्छे ख्याल आए, जो कि मैं बोलना नहीं चाहता। तो लेकिन अब जो चीज है कि जो नैरेटिव का होता है ना, वो सॉफ्ट नैरेटिव टू डिरेल दी, अपना जो हिंदू लोगों को डिरेल करने का जो होता है ना, इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। और उसके अगेंस्ट में मतलब फाइंडिंग ए लॉजिक, आपको कोई डायरेक्शन दिखाए कि आप तो जो सोच रहे हो दिस इज रॉन्ग। जैसे कि मैं अपने वन ऑफ द फ्रेंड उससे बात कर रहा था, तो मैंने बोला कि तुम मतलब जो अच्छा चीज करना चाहते हो जिंदगी में, क्या करोगे अगर कुछ समाज के लिए अच्छा करना होगा। उधर आई क्लोज ऑल द टेम्पल्स। उसने बोला कि जितने भी मंदिर में पैसा है ना, वो सब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। मैंने बोला कि मंदिर का पैसा क्यों है, क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना है मंदिर का पैसा। बोला कि नहीं नहीं, मंदिर में सारे चीज इलीगल मनी आते हैं वहां पे। मैंने बोला कि बाकी यहाँ पे कौन से लीगल मनी आता है, जैसे कि चर्चेस में होता है या फिर जो मॉस्क चलते हैं, वहां पे कहाँ पैसा जाता है, कहाँ से पैसा आता है वहां पे। और मंदिर का पैसा तो लोग देते हैं, गवर्नमेंट तो नहीं देता है, गवर्नमेंट तो टैक्स लेता है अलग से, और फिर वो टैक्स लेके फिर दूसरों को सेवा में लगाता है, अलग बात है वो। तो मंदिर, ये होता है कि नैरेटिव का जो इफेक्ट होता है ना, इवन दैट पर्सन इज वेरी यंग, आई थिंक 23 और 24। तो उस चीज में जो बाहर आना और अपने आप को समझना और अपने धर्म को, प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को नहीं समझते, हम लोगों में है क्या, हम उसी के पीछे पड़े रहते हैं जो दिखाया जाता है, जो गेट इन बायस्ड इन अराउंड दैट। तो जब मैंने आपको सुनना चालू किया, आई रियली फेल्ट द फैक्चुअल बेस। तो मैंने आपके बहुत सारे वीडियो देखे पहले, लाइक आई थिंक आपके सारे वीडियो देखे हैं, स्पेशली जो न्यूज आता है और जो जर्नी विद संदीप देव। वो सोने से पहले मैं क्या करता हूँ ना, वो लगा के सो जाता हूँ, मतलब नींद में नहीं होता है, लगा के वो होता ना कि इट गिव्स ए पीस ऑफ माइंड। अब वो शंकराचार्य का जो सीरीज था आपका, इट वाज मार्वलस, जो डायरेक्शन और जो करेज, वो होता ना कि कंप्लीट पैकेज था वो। जैसे रामायण का आपने सीरीज किया था, वो कंप्लीट पैकेज था, वो डिफरेंट एस्पेक्ट को दिखाता है लाइफ में कि आप you can be a very soft person, you can be a very nice person, you can be a very positive thinking person, very social, पर ऐसा नहीं है कि आपको कोई मारना चाहे तो आप सॉफ्ट तभी हो जाओ, ऐसा नहीं है। और ऐसे जो आपका जो एनालिसिस था कि हम लोगों का जो देवी देवता है वो ऐसे सजाने के लिए हथियार लेके नहीं घूमते, ऐसे मर्यादा पुरुष राम जी को बोलते हैं हम, ऐसे वो हमेशा अपना हथियार लेके घूमते थे, ऐसे नहीं सजाने के लिए, दिखाने के लिए, डेकोरेशन के लिए नहीं था वो। यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग। और ऐसा नहीं होगा कि आप हथियार लेके चलोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वायलेंस कर रहे हो, अब वायलेंस नहीं है ये, लेकिन आपको कोई कमजोर ना समझ ले। और
युद्ध तो इस आप मानो नहीं मानो, युद्ध होना ही होना है। जैसे ट्रैफिक में जाते हो ना, आप कितना भी अच्छा गाड़ी चलाओ, आपको कोई ठोक ही देगा। ये सिंपल सी बात है। आप मानो, आप बोलो कि नहीं मैं शांति करूंगा, बाकी दुनिया कुछ होगा नहीं, ऐसा होता नहीं दुनिया में, प्रैक्टिकली तो होता नहीं है। और दुनिया में वो फाइटिंग होता है ना, कि सिविलाइजेशन का फाइटिंग, अभी जो एग्जिट वो हमेशा चलता रहेगा। हिंदू लोगों के लिए अभी अभी जो मैं देख रहा हूँ, कि जो एनालिसिस करता हूँ मेरा छोटा सा दिमाग में, आई स्ट्रांगली फील कि जो एग्जिस्टेंस है हिंदुओं का इज सीरियसली इन डेंजर। ऐसा नहीं कि कभी पहले कभी था नहीं, पहले भी था, आज भी है, वो हमेशा भी रहेगा। लेकिन जो एक टाइम था, जैसे मेरे मेरे पापा लोगों का जो टाइम था और मेरे दादा लोगों का जो टाइम था, मेरे दादा लोग तो कम से कम फॉलो करते थे, लेकिन मेरी मेरी मेरे पापा लोगों का जो एज, उनका जो जनरेशन था ना, मे भी पता नहीं रीजन क्या है, दे नेवर टॉक अबाउट द हिंदू टीचिंग्स और सनातनी टीचिंग्स, दे नेवर। वो वहां से वो फिल्म आया ना अमिताभ बच्चन का 786 जो होता है ना, सो वो जो इम्पैक्ट ऑफ फिल्म, बॉलीवुड का इम्पैक्ट काफी है मेरे ऊपर, तो बॉलीवुड का इम्पैक्ट था। नहीं, काफी भारत के समाज में भी बॉलीवुड का बहुत इम्पैक्ट है। और आप जो आप कह रहे हैं वो मैं कई बार कहता हूँ कि हमारी जो पिछली पीढ़ी है, उस पीढ़ी ने एक तरह से हम लोगों को एक क्लोज कर दिया उनको। और मैं किसी को, सब हम सारे बुजुर्ग का मैं सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन जो उस समय मान लीजिए सोशल मीडिया नहीं था, टेलीविजन भी नहीं था उतना, लेकिन उनको जो रामायण महाभारत पढ़ना था वो पढ़ नहीं रहे थे, वो अपने बच्चों को बता नहीं रहे थे। और वो हमेशा एक सेकुलर जो थीम था उस पर वो फंसे हुए थे। और सबसे ज्यादा जो बच्चा, अरे क्या करना है, पढ़ लो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आज भी वही चीजें जो चल रही है। तो उसी पीढ़ी में कुछ लोग थे, जैसे मेरी नानी थी, उसी पीढ़ी में मेरी नानी थी, जब टेलीविजन पे रामायण महाभारत आया उससे पहले मैं रामायण महाभारत पूरा जानता था, जबकि मेरी आयु होगी 8-9 साल, 9 साल होगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ माई नानी। तो हम अपनी नानी के कारण सारे रामायण महाभारत, और सिर्फ यही नहीं कि मैं जानता था, मैं सालों पे पेंटिंग बनाता था कि ये पेंटिंग 100 कोबरा बना दिए, 5 खंडा बना दिया, 5 छोटे छोटे जो 5-6 साल में होता है। मेरे दादाजी, मुझे याद है मेरे दादाजी ने उस समय घर में पेंट करवाया था, और पेंट करवाया तो आप सोचो, और पेंट करवाया तो मैंने गेरुआ रंग लिया और पूरे घर पे दीवार पे राधे कृष्ण सीताराम लिख दिया। और शाम में आते ही दादाजी बम फट गए एकदम कि किसने किया ये बात, कि पूरा घर आज पेंट करवाया। पहले चूना लगाते थे घर में ना, घर में चूना में नील डालते थे। तो फिर मैं गया तो बोले अरे मैं सबसे बड़ा पोता हूँ उनका। अच्छा, जब बड़ा पोता नहीं गया फिर कोई बात नहीं, हम कल ठीक करा देंगे। तो दिमाग में मेरे जो है वो किसी ने वो काम किया। उसके बाद मैं मान लिया ग्रेजुएशन में सोशोलॉजी पढ़ा। सोशोलॉजी पूरी तरह से जनरेशन है, पूरा इस्लामिक जनरेशन है, लेकिन वो मेरे को उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाया। मैं 2 साल जेएनयू में रहा और अपने दोस्त के साथ बीएचयू से ग्रेजुएशन करने के बाद, लेकिन वो मेरे पे इम्पैक्ट नहीं डाल पाया। तो जो हमारे शास्त्र कहा गए हैं कि हमारे मन के 7 ताले हैं, जितना हम डीप जाते हैं उतना हम ऊंचा उठते जाते हैं। 7 मंजिला है हमारा पूरा जो दिमाग है। फ्राइड तो 3 मंजिल तक पहुंचा था। हम जितना डीप जाएंगे हम उतना ऊंचाई को छूते जाते हैं, उतना उस स्तर को छूते जाते हैं, हमारे शास्त्रों ने कहा है। लेकिन हम लोग उसको नहीं जानते थे। तो हमारे अवचेतन पे जो वो अवचेतन पे जो वो इम्पैक्ट था डाला हुआ, जिस के अवचेतन पे वो इम्पैक्ट था, वो बाकी वही सेकुलर और जो, लेकिन जो शुरू के 7 साल तक सोशलाइजेशन, सोशोलॉजी में कहते हैं सोशलाइजेशन उसको बोलते हैं, समाजीकरण बोलते हैं, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं हिंदू संस्कार, अपने संस्कार। तो वो जो 7 साल का बच्चा है, यदि आपने उसको वो संस्कार दे दिए तो दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं बदल पाएगी। इस्लामिस्ट अगर आज सक्सेसफुल हैं, उनको तारीफ भी मैं करूंगा कि वो 7 साल में उनको अपने बच्चों को कुरान, हदीस और मुस्लिम क्या है समझा देते। मैं तस्लीमा नसरीन को पढ़ रहा था, उनकी सारी बायोग्राफी मैंने पढ़ी है। तस्लीमा नसरीन को जितने खंड में 8-9 खंड हैं। तो क्या होता था कि बांग्लादेश में जैसे ईद पे गाय को काटना है, तो बच्चों को वहां खड़ा किया जाता है कि आप काटते हुए देखो।
रेतते हुए देखो, फिर ये रोती थी, ये भागती थी, और तो क्या है कि उसके अंदर से वो संवेदना समाप्त हो जाती है, और वो फिर उसके लिए गाय का हो, बकरे का हो या मानव का हो, किसी की भी गर्दन हो, गर्दन हो, तो संवेदना गई उसकी। तो सोशलाइजेशन मस्ट है लाइफ में, उससे बड़ा कुछ नहीं है। और समाजशास्त्र का सबसे बेहतरीन चैप्टर मुझे सोशलाइजेशन लगता था। मुझे याद है, मेरे को बीएचयू में प्रोफेसर कॉल थे, जो जो कश्मीरी पंडित थे, वो हमें सोशलाइजेशन पढ़ाए थे, और ऐसे बैठ गया मेरे दिमाग में सोशलाइजेशन, और तब समझ में आया सोशलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो हम जो 7 साल में हमारे बच्चे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं? अब मैं अपने एक दोस्त के यहाँ गया, क्या पता वो सुन रहे हो, पति पत्नी दोनों जॉब, बच्चा को क्या करा है कि 2 साल का बच्चा है, उसको क्रच में डाला है। जब बच्चे को लेके आया तो उसका ना, बच्चे का विकास बहुत गड़बड़ाया हुआ था। मैंने कहा बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो कैसे संदीप जी? मैंने कहा बच्चे में वो समाज से भाग रहा है, वो खुलकर बात नहीं कर पा रहा है, वो डरा हुआ फील कर रहा है, उसके साथ कुछ हो रहा है। तो उसने कहा हमने तो ऐसा नहीं है, हमसे तो नहीं बोला। मैंने कहा आपके पास समय कहाँ है? पत्नी आ रही है शाम को, आप आ रहे हो रात को, बच्चा क्रच में जा रहा है। और फिर मैंने पूछा, बच्चे का नाम उन्होंने रखा था अजहर। अब देखो हिंदू फैमिली है, देखो सोशलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। मैंने कहा ये अजहर नाम क्यों रखा आपने? तो कह रहे अजहरुद्दीन मेरा फेवरेट क्रिकेटर था। मैंने कहा जब ये बच्चा बड़ा होगा, ये कंफ्यूज हो जाएगा, उसके जो व्यक्तित्व में विखंडन आ जाएगा, वो हिंदू है या मुस्लिम उसको कुछ नहीं पता चलेगा। तो नहीं, बचपन से हम हिंदू मुस्लिम क्यों पढ़ाते हैं, क्यों सिखाते हैं? मैंने कहा समाज की यही व्यवस्था है। अब आपका बच्चा कहोगे कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, और आपका बच्चा कंफ्यूज्ड माइंड क्रिएट होगा, कंफ्यूजन में रहेगा पूरी जिंदगी, और वो हिंदू तो नहीं बन पाएगा, मुस्लिम भी उसको नहीं स्वीकारेंगे, और उसका गला काटा जाएगा। नहीं, ये एक चीज ये है कि हम लोगों का प्रॉब्लम ये है, हम लोगों को लगता है, हम लोग एज्यूम करते हैं कि जैसे हम सोचते हैं, हिंदू जैसा सोचता है, बाकी दुनिया भी ऐसे ही सोचता है। इट्स अ वेरी रॉन्ग माइंड से। हम लोगों को ऐसे बोलते हैं ना कि अपने गांव में, मैं एक्चुअली ओडिशा से हूँ नेटिवली, जैसे बोलता है ना कि जैसा को तैसा को टांगिया को, ऐसे बोलते हैं वहां पे, जो जैसा है उसको वैसे ही उसके साथ बिहेव करना चाहिए। अगर आपको ये नैरेटिव ऐसे, नैरेटिव से ये प्रॉब्लम, नैरेटिव चेंज होने से ये प्रॉब्लम हुआ कि शत्रुबोध जो बोलते हैं ना, आप हमेशा उसको एम्फासिस देते हो, जो शत्रुबोध है वो शत्रुबोध खत्म हो गया हम लोगों में। हम लोगों को पता नहीं चला, नहीं यार ये ऐसा ही है, ऐसा ही नॉर्मल है। और उसका इम्पैक्ट मुझे स्ट्रांगली फील हुआ, जब स्ट्रांगली तो मतलब काफी टाइम से फील हो रहा था, लेकिन जब अभी मैं क्या करता हूँ ना, पहले कोई बोलता था कि यार अब तुम ब्राह्मण लोग ऐसे ही हो, तो मैं एक्चुअली सुन के रह जाता था, सेल्फ गिल्ट रह जाता था कि यार हम लोगों ने कर लिया, तो मुझे पता नहीं हम लोगों ने क्या किया है। नहीं पता। अच्छा, मैंने आज लिखा है कि मान लो मेरे बाप दादा ने कुछ किया, चलो तो तुम मेरे पीठ पे कोरे मारोगे संविधान के जरिए, ये तो सबसे बड़ा सामंतवाद है। ये तो इससे घटिया लोकतंत्र तो ये है ही नहीं कि मेरे बाप दादा ने जो किया उसके लिए तुम मेरे पीठ पे कोड़े मारोगे। ये तो सामंतवाद की सबसे घृणित मिसाल है। और मैंने देखा भी नहीं, आई नेवर विटनेस कि मेरे गांव, हम लोग गांव में, जो मेरा गांव था, मैं गांव से ही हूँ, तो वहां पे वो हरिजन लोग भी रहते हैं, वहां पे वो शहर जो सबर बोलते हैं ना, सबर लोग भी रहते हैं वहां पे पास में ही। हम लोगों का कुछ भी होता है फेस्टिवल, हम लोग सब उनको ही बुलाते हैं खाने के लिए, अपने घर में सब आते हैं खाने के लिए वहां पे। ऐसा नहीं कि जो माइंड सेट है ना कि साथ में बैठ के खाना है, तो मुझे लगा साथ में उनके साथ ही क्यों बैठ के खाना है। हम लोग तो सब बोलते हैं कि अपना जो सैनिटी होता है ना, क्लीननेस मेंटेन करो, जो भी मेंटेन करो, लेकिन ये कौन सा कॉन्सेप्ट है हमेशा साथ में बैठ के खाओ, एक ही प्लेट में खाओ, ये कौन सा माइंडसेट है? और अलग अलग भी खा सकते हैं, अपने घर में हम बुलाते हैं सबको, केले के पत्ते में खाते हैं सब, वो बाहर जैसे बैठते हैं ना, जैसे भोज होता है, जैसे बाहर बैठ के खाते हैं। आपने ईद देखा होगा, मेरे कई मुस्लिम दोस्त हैं, तो अब तो नहीं, पहले तो वो ना एक थाली में ईद का जो वो शाम को खोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रोजा खोलते हैं, हाँ, साथ में सब बैठ के, वो असल में इस्लामाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस, इस्लामाइजेशन ऑफ इंडियन माइंडसेट, इस्लामाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन जुडिशरी सिस्टम, सबका इस्लामाइजेशन हुआ है। तो वो जो साथ बैठ के खाना है कॉन्सेप्ट ना, वो क्योंकि थूक भी फेंकते हैं वो साथ बैठ के, तो साथ बैठ के मैं थाली में जो है एक साथ बैठ के खाना, और ये उनके भाईचारे का प्रतीक जो है, वो चीजें वो हिंदू में, जबकि हिंदू क्लीन रहने के लिए,
अपनी स्वच्छता पे उसका ध्यान रहा है। अब स्वच्छता के नारे लग रहे हैं सब जगह, जब कोरोना आ गया है तो हाथ धो और पता नहीं क्या करो। ये हिंदू पहले से सबसे बढ़िया देखिए हमारे संस्कार थे कि हम तुम्हारे अंदर के ईश्वर को नमन करते, नमस्कार। कभी भी हमसे कीटाणु कभी भी ट्रांसफर नहीं हो रहा। वो गले मिलते हैं, वो गाल में चुम्मी करते हैं, सारा ट्रांसफर जो है उसको वो कर रहे हैं कीटाणु को, लेकिन वो अपना थोप रहे हैं, वो अपनी अज्ञानता और अपना जो उनका अविकसित माइंड है उनको विकसित करके दिखा के हिंदुओं पे थोप दिया, जो सबसे क्लीन कल्चर है, जो सबसे के साथ भाईचारे के साथ रहता है, और उस पे उन्होंने इसको थोप दिया। अब हम इतना थोपा नैरेशंस वाइज कि कई बार गिल्ट फील होने लगा कि हमारे बाप दादा ने कुछ किया होगा, हमारे बाप दादा ने ये किया होगा। एग्जैक्टली यही। इवन बच्चों को भी जब खाना सिखाता है ना हम लोग, तो उसको भी अलग से थोड़ा प्लेट दे। ऐसा नहीं कि हम लोग साथ में नहीं बैठते, हम लोग साथ में बैठते हैं लेकिन एक ही प्लेट में नहीं खाते। हम लोग बच्चों के लिए देते हैं कि तुम सीखो, यहाँ से अलग से रखो। तो वो मुझे आया दिमाग में कि यार ऐसा क्यों कि साथ में एक ही प्लेट में क्यों खाना है, वो वाला कॉन्सेप्ट। लास्ट में एक्चुअली ये अभी मैं जुलाई लास्ट वीक आई वाज इन वियतनाम कि थोड़ा काम में गया हो तो वहाँ पे, तो जो मेरा कलीग था मेरे साथ ऑफिस के बाद, मैं एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं बोलना चाहते हैं तो छोटा सा स्टोरी बोल के मतलब मैं फिनिश करूंगा, फिर बहुत सारे लोग भी हैं और बोलने के लिए। तो उसने मुझे बोला कि अरे तुम्हारा इंडिया में इट्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग कि जो ब्राह्मण लोग होता है ना, उसने बहुत सारा एट्रोसिटीज किया लोगों के ऊपर, और वो जाति होता है ना, वो जाति कास्टिज्म बोलते हैं। तो पहले तो मैं सुन लेता था, अभी तो मैं किसी से सुनता भी नहीं हूँ। जो कोई बोलता है, मैं कहीं पे भी कोई भी मंच हो कहीं पे भी हो, इवन ऑफिशियल डिस्कशन, मैं बोल देता हूँ कि ऐसा ही ठीक नहीं है, यू हैव अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया एंड हिस्टोरिकल कल्चर, एनीथिंग हिस्ट्री। तो मैं पूरा वहां पे बोलता हूँ कि नहीं, ब्राह्मण लोगों ने किया नहीं है। पहले तो जो अगर बोलते हो कि जो जाति होता है, जो कास्ट होता है, वो जाति नहीं होता है, वो पहले समझ लो। बोले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कास्ट, ऐसे कास्ट का मतलब आस्क द ब्रिटिश, डोंट आस्क मी, लेकिन हम लोग बोलते हैं जाति तो इंग्लिश में जो होता है ना, वो कास्ट जाति को नहीं करता है। लेकिन हम लोग जैसे कोई भी कम्युनिटी में बैठते हैं, जैसे मैं सिंगापुर में रहता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मल्ले होता है, तो वो एक नेशनलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। फर्स्टली दे बेसिकली रेफर टू कल्चर के मल्ले कल्चर से आते हैं, या फिर जो चाइनीज होता है एथिकली चाइनीज, यहाँ पे है सिंगापुरियन लेकिन बोलते हैं कि हम लोग चाइनीज एथनिक के हैं। सो ऐसे इंडिया इतना डाइवर्स है कि किसी कोने में मतलब किसी गांव में उनका अलग सा कल्चर, इसका मतलब नहीं है कि दे डिवाइडेड। वो हम लोगों का प्रैक्टिस हम लोग फॉलो करें, तुमको प्रॉब्लम क्या है उसमें, उसके बेसिस पे हम लोगों ने किसी को होता डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, ये बोलने का चीज है। अगर देखो कि बोलता है कि नहीं वो ब्राह्मण ये चीज, मैंने बोला कि नहीं वो ब्राह्मण क्षत्रिय जो एट्रोसिटी होता है, ब्राह्मण तो सबसे ऊपर होता है ना। मैंने बोला कि पहले तो ब्राह्मण बनना बहुत मुश्किल है, एनीवन कैन बिकम ए ब्राह्मण। अगर आप जो स्क्रिप्चर देखो, आप ब्राह्मण कोई भी बन सकता है। उसमें क्या होता है कि जो ये मतलब होता है ना कि वर्टिकल हायरार्की नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल हायरार्की है। समाज में सबको अपना अपना जो काम है उसी के हिसाब से। जैसे ब्राह्मण लोग होते हैं, पहले से उनका क्या रोजगार था, पहले ब्राह्मण लोगों को रोजगार करना मना था। पहले तो वो पहले आते थे गांव में, भिक्षाम दे बोला जाता था, कोई भी भिक्षा मांगने आए तो उसको मना मत करना, क्योंकि सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि ब्राह्मण लोग जाएंगे अपना पढ़ाई करेंगे, फिर वो कल्चर के बचाने के लिए उनका काम वही होता था कि घूम घूम के बताना है कि मंदिर में रहना है कि जो भी है, वो नॉलेज स्प्रेडिंग और कल्चर को बचाने का काम उनका रहता था। और सबसे ज्यादा सजा भी मिलता था उन लोगों को, लाइक 128%, अगर मैं ठीक से याद है कि अगर किसी को मिलता है 20-25 ऐसे कुछ था, ऐसे 16, 32, 64, 128 का ऐसा था। अगर कोई सबसे निम्न जो बोलते ना, कि निम्न तो नहीं बोलूंगा, कि अगर कोई सेवा देता है, जैसे शूद्र होता है, अगर शूद्र ने कोई गलती कर दिया तो उसको अगर 16% फाइन मिलता है, पेनल्टी पड़ता है। तो अगर ब्राह्मण करता है तो 128% फाइन पड़ेगा, ऐसा वाला सीन था। तो मतलब पहले तो मुश्किल होता है क्योंकि सबको छोड़ के ब्राह्मण को जाना पड़ता है, दर दर भटकना पड़ता है, ना घर है, ना पहनने के लिए कुछ है, ना खाने का ठिकाना है। ये होता है ब्राह्मण। और आप बोलो कि ब्राह्मण सुप्रीमेस्ट थे, ब्राह्मण ऐसे ही जीता था। और ये हॉरिजॉन्टल कल्चर है कि सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है समाज को चलाने के लिए। तो फिर बोला कि नहीं दिस इज ब्राह्मण्स आर लाइक सुपीरियर, ऐसे नॉलेज के मामले में बोल सकते हो
कि कल्चरली दे हैव बीन सुपीरियर, क्योंकि उनका काम ही होता था कि नॉलेज गेन करना, कल्चर को जानना, अपने शास्त्रों को पढ़ना, तो वो उसके मामले में बोल सकते हो। लेकिन सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ बोलोगे कि वो अपना सुपीरियरिटी दिखा देते थे, बाकी सबको दबा के रखते थे, ऐसा कभी होता भी नहीं था। और ये अगर व्हाट इज योर, पूछ लेता हूँ डायरेक्टली कि कहाँ से तुमको ये इन्फॉर्मेशन पता चला, तो ये बाहर के लोग हैं, उनको भी यही लगता है कि इंडिया में हम लोगों का ये एट्रोसिटी रहता है, अभी भी चलता है, अभी भी उनको लगता है। और फिर वो ताजमहल के बारे में तो बोलते थे कि ताजमहल वाज शाहजहां, तो मैं तो वहां पे भी लड़ जाता हूँ कि कार्बन डेटिंग करके बता, वो तो 450 साल पहले शाहजहां के टाइम से बना हुआ है, कार्बन डेटिंग करवाओ। अभी कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है, जो भी प्रूफ है वो इट डायरेक्ट्स टू अदरवाइज। और जो चांद बनता है वो चांद टेढ़ा बनता है, ऐसे गोल चांद नहीं बनता है, अपना कलश जैसा बनता है, जो पूरा ऊपर में उसका है ना, जो लोहे का जो कलश का है जो सिंबल, वो चांद जो अदर कम्युनिटी का बनता है वो ऐसे टेढ़ा बनता है, अपना तो पूरा कलश होता है ना, ऐसा वाला पूरा। तो इट्स लाइक आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि हम लोगों के ऊपर जो होता है ना कि लास्ट 60-70 इयर्स हम लोगों ने काफी इसको काउंटर नहीं किया, कभी उसके अगेंस्ट में खड़ा नहीं हुआ, सेल्फ गिल्ट में जीते रहे, जो भी हमको बोला गया हम लोग बोले कि ठीक है, हम लोग तो सरवाइव कर लेंगे, लेकिन अभी तो नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो, ये पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे अब मैं केजीएफ में जो कोर्स ला रहा हूँ, उसमें जब मैं सनातन धर्म की समाज व्यवस्था पढ़ाने जा रहा हूँ, तो उसमें मैं पूरा वर्णाश्रम पढ़ाऊंगा। मैं कोर्स अध्यात्म धर्म के साथ उसमें समाजशास्त्र, पॉलिटिक्स, अर्थव्यवस्था सबको ला रहा हूँ साथ, इसलिए मुझे इतना मेहनत लग रहा है। आपका स्कूल जब स्टार्ट होगा ना, मेरा एक छोटा भाई है, इज लाइक 7-8 इयर्स ओल्ड, आई वांट हिम टू गो टू योर स्कूल। नहीं, वो इस तरह का स्कूल नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो आज का बच्चा है उसको मॉडर्न वर्ल्ड से में कम्पीट करना है। मैं उस थॉट को भी मानता हूं कि मॉडर्न वर्ल्ड में उसको कम्पीट करना, अंग्रेजी भी पढ़ना है, बाहर भी जाना है, आईटी इंजीनियर कल को बहुत बड़ा हो सकता है, भारत के लिए बहुत बड़ा काम करेगा इंजीनियर बने। मेरा मानना है कि उसको हम गुरुकुल में ना डालें। मैं कई गुरुकुल में गया हूँ, बड़ा शोषण हो रहा है बच्चों का, मैं देख के पूरा जो है, मेरा मानना है कि मैं फैमिली को सनातन बनाऊंगा। तो वो जो बच्चा जो 4 घंटे स्कूल में हम डाल के अपनी जवाबदेही छोड़ना चाहते हैं, वो बच्चा जब घर में आएगा तो वो सनातन के बीच आएगा, और उसको पढ़ाना नहीं पड़ेगा। आप अपनी दिनचर्या से, अपनी समझ से आप जो समझोगे वो उसको डेली टू लाइफ में समझा दोगे, उसको एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा। तो मैं केजीएफ जो है, मैं पुनः दादी नानी की भूमिका में आने की जरूरत है, उस भूमिका को मैं अडॉप्ट करने जा रहा हूं। और उस भूमिका के लिए इसमें सबके लिए ओपन होगा कि वो पढ़े। कोई हो सकता है उसी में अपने पढ़ के कैरियर बनाना चाह रहा हूं, कोई हो सकता है पीएचडी में जा रहा है और वो एक एक्स्ट्रा एक डिप्लोमा कर लिया, तो वो जब कलेक्टर होगा, इम्प्लीमेंट करेगा, तो उसके मन से वो ये चीजें गायब रहेगी, तो वो अपने सनातन के हिसाब से इम्प्लीमेंट कर पाएगा। जैसे आज मुस्लिम कोई दरोगा कर रहा है, डीएसपी कर रहा है अपने उसके, कोई अगर मान ली बैंक में है तो उस बैंक में समझेगा अपना काम कर रहा है, तो कोई हिंदू आ रहा है उसकी मदद करने को, उसके अंदर वो फीलिंग आ जाएगी। जहां भी जो रहेगा, कोई सेना में रहेगा, जहां भी रहेगा। तो मैं घर को सनातन बनाने जा रहा हूँ। स्कूल वाला सिस्टम मैं लगातार गुरुकुल की यात्रा किया इनको चीजों को देखने समझने के लिए, बच्चे को हम और पीछे धकेल रहे हैं। अब जैसे मैं गया, अब वहां खेत में आपको देखो कि उस बच्चे का टाइम महत्वपूर्ण है जीवन में, और सतयुग से कलयुग में हमारा, वेद व्यास जी कहते हैं, हमारी आयु छीन होती जाएगी। जहां पे हमारी एक समय होगा जब मैक्सिमम आयु हमारी 20-22 साल रहेगी मात्र, तो हमारे लिए टाइम बचाना बहुत जरूरी चीज है। अब वो क्या कर रहा है, बच्चे से खेत में फसल कट रहे हैं। अब वो बच्चा भविष्य में फसल उसको नहीं काटना है, क्योंकि वो उसके मशीन आ चुका है। लेकिन जो आप उसको इंटेलेक्चुअल बना सकते हो, वो उसको लेबर बना रहे। एग्जैक्टली वही चीज मैं बोलना, आपने जो बोला था ना कि शस्त्र और शास्त्र, तो इसका मतलब जो मेरा माइंडसेट है जो सोचने का, तो मॉडर्न तो बनना है। मॉडर्न बनने का मतलब ये नहीं है कि यू गेट ए कल्चरल डिस्कनेक्ट, होता है कि कल्चरल जो चीज है उसको भी ध्यान में रखो, लेकिन ऐसा नहीं कि मॉडर्न एजुकेशन से बिल्कुल कट जाओ और कम्पीट करने के लायक नहीं बनो। नहीं, कल्चर के लिए सनातन ने कहा प्रथम इकाई फैमिली है, फर्स्ट। हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं कि
अपने बच्चों को हमने डाल दिया। अब हमारी जवाबदेही खत्म हो गई। माँ तो किटी पार्टी में जाएगी, बाप तो शराब के अपने उसमें बैठेगा अपने यारों दोस्तों में, बच्चा को हमने सनातन के ध्वजा के लिए भेज दिया। ये पूरे सनातन के विचार को ही काटना है। सनातन का प्रथम इकाई, इसलिए आप देखते हो, आप तो सुनते हो, मैं लगातार फैमिली बोलता हूँ, लगातार। और मैं कहीं भी जाता हूं तो अपनी फैमिली के साथ फोटो, मेरी पूरी फैमिली ज्वाइंट फैमिली। समाजशास्त्र में जो है पूरा फैमिली कॉन्सेप्ट समझाया जाता है कि क्या होता है फैमिली। अगर आप देखो आज हिंदू में मान लिया कोई हमारी बुआ है और हमारे फूफा जी गुजर गए, तो वो बुआ इस हिंदू परिवार में रह सकती है, लेकिन ईसाई और मुस्लिम के घर में वो नहीं रह सकती, उसके यहाँ कोई बुआ। फैमिली के इश्यू को लेके मैं बाहर जब जाता हूँ, यहाँ पे जनरली मैं एशिया पैसिफिक में काफी ट्रैवल करता हूँ अपने काम के चलते, मैं देखता हूँ वहाँ पे फैमिली स्ट्रक्चर टोटली ब्रेकिंग है। तो हमेशा बोलते हैं कि हमेशा क्वेश्चन करते हैं, oh, you still have they question is a very derogatory manner, like in a joking way, okay, you still have the arranged marriage concept. I say yes, we do have arranged marriage. What's the problem with that being a arranged marriage? बोलते कि नहीं, you should have been love, और वो होता है ना स्टैंडर्ड नैरेटिव, हो तुम्हारा प्यार होना चाहिए, ऑल दैट। तो फिर मैं डायरेक्ट मेरा नैरेटिव ये होता है वहाँ पे कि आप देख लो आपके देश में डिवोर्स रेट कितना है। आप तो सारा प्यार करते हो ना, सारा प्यार तो 2 साल में निकल जाता है आपका। डिवोर्स रेट इज अप्रोक्सीमेटली 90%। आप बाहर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, आप एशिया में भी देख लो, सिंगापुर में देख लो, डिवोर्स रेट 78% है। एस्पेशली यंग मास जो शादी के 4 साल के बाद टूट जाता है। फिलीपींस में देख लो तो वहां पे तो भरे हुए सिंगल मॉम्स, तो शादी भी नहीं होता, सिर्फ बॉयफ्रेंड से पता नहीं उनका, लाइक दे नेवर नो देयर फादर। ये हो गया। वियतनाम में सेम कॉन्सेप्ट है। अब मलेशिया में देख लो, सेम थिंग है। तो मैंने बोला कि अरेंज मैरिज में देखो, अगर डिवोर्स रेट देखना चाहते हो कि कितना सक्सेसफुल मैरिज है नहीं है, वो फैमिली सेंट्री से पता चलता है। हम लोग 3 जनरेशन एक साथ रहते हैं, जैसे कि हम लोग ऐसा नहीं है कि शादी हो गया तो मतलब योर पेरेंट्स आर डिफरेंट यानी योर फैमिली इज ओनली योर वाइफ एंड किड्स। सो ऐसा नहीं होता है। हम लोगों का पूरा फैमिली, अपने माँ बाप भी फैमिली होते हैं, अपने दादा दादी फैमिली होते हैं। ये होता है कि फैमिली स्ट्रक्चर जो कि सोशल फैब्रिक को जोड़ के रखता है, फैमिली सेंट्रिक होता है। और दे थिंक उसके बाद उनका ये क्वेश्चन रहता है कि तुम सारे एक घर में रहते हो। हम बोले एक घर में रहते हैं, एक रूम में नहीं रहते। तो तुमको लग रहा है कि हम लोग एक ही रूम में सब रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। कि तो बोलता है कि तो फिर कैसे रहते हो, फिर रेस्ट्रिक्शन होता है। मैंने बोला कि रेस्ट्रिक्शन क्या होता है जॉइंट फैमिली में। जैसे आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम ए जॉइंट फैमिली, तो हम लोगों का जॉइंट फैमिली अभी भी है। मेरे दादाजी बोल के जो थे तो बोलते थे कि मेरे मरने के बाद अलग होना है तो मरने के बाद ही होना है, उससे पहले नहीं होना। लेकिन वो एक, मैं उनको ये भी समझाता हूँ कि जॉइंट फैमिली रहने का एक अच्छा चीज ये है कि यू नो टू, आपकी फैमिली में सब एक जैसे नहीं होंगे, देयर आर डिफरेंट पीपल। और लोगों का समझने का तरीका, एडजस्ट करने का तरीका, और जैसे होता है ना कि बहुत सारी चीज जो होता है जो कि आपकी लाइफ में डेवलप होता है ऑटोमेटिकली, इंस्टिंक्टिवली बन जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। वो ये खाने पीने के एडजस्टमेंट, रहन सहन में एडजस्टमेंट, और वो हर चीज को लोगों को समझने का, जैसे कि 5 लोग हैं, 5 लोगों को 5 चीजें चाहिए, तो किसी को जो अंडरस्टैंडिंग पीपल जो बोलते हैं ना, वो उसके ऊपर वो काफी चीजें ऑटोमेटिक आ जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। आप कटे नहीं रहोगे तो डिप्रेशन भी नहीं आता, डिप्रेशन भी नहीं आता। डेफिनेटली बनाने की जरूरत है, और वो घर अगर सनातन बन गया, हमें कोई भी परास्त नहीं कर सकता। असल में उनका सारा देखो, आप फेमिनिज्म आपके फैमिली पे चोट है, विमेन्स राइट आपकी फैमिली पे चोट है, आपको डाइवोर्स आपकी फैमिली पे चोट है, अब वो पति पत्नी के बीच कैमरे लगाने जा रहे हैं, मैरिटल रेप आपकी फैमिली पे चोट है, बच्चे को अलग करना है आपको इतने समय, वो असल में सारा स्ट्रक्चर उनका फैमिली से तोड़ना है। क्योंकि फैमिली में धार्मिक अनुष्ठान भी हो रहे हैं, पर्व भी हो रहे हैं, त्योहार भी हो रहे हैं, ब्राह्मण भी आ रहा है, नाई भी आ रहा है, कुम्हार भी आ रहा है, धोबी भी आ रहा है, आप उसको देखो मल्लाह भी आ रहा है, यानी आपके पूरे पर्व त्योहार पे। तो एक फैमिली पूरे चीजों को बना के रख रहा है, उनका सारा जोड़ फैमिली तोड़ने पे है। इसलिए आप देखो कि आजकल डरने लगा है विवाह करने से, ये जो कंडीशन क्रिएट कर दिया इन लोगों ने, तो यूथ डर रहा है, खासकर लड़के डर रहे हैं अब विवाह करने से, स्थिति ये क्रिएट कर दिया गया है। मुझसे पूछ लो सर, मैं भी डरा हुआ हूं उन्हीं में से। नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। अगर मान लिया सनातन धर्म के फैमिली का वैल्यू सिस्टम है, वो जो बेटी आ रही है, ये जो बेटा जा रहा है, उन दोनों का अगर वैल्यू सिस्टम सनातन का है तो वो कभी भी टकराहट नहीं होगी। पर मनमुटाव अलग चीज है, पति पत्नी में होता है, कॉमन सी बात है, लेकिन वो चीजें नहीं होगी। वो उसको बाउंडेड जो संस्कार होता है, जो हमारे कि इस संस्कार का मतलब क्या है, विवाह संस्कार है, हमारे सोसाइटी में भी पढ़ाया गया
हिंदू में विवाह संस्कार है, जबकि इस क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में वो कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट है यानी बनाने का, तो ठेका वाली व्यवस्था है वहां पे। ये संस्कार है, और ये फील कराएंगे तो अगली पीढ़ी जो है, जो हम लोगों के पुरानी पीढ़ी हमारी मिस कर गई और वो इस पे पूरा फंसी रही, वो उससे हम निकाल पाएंगे। और फिर अगली पीढ़ी, आपको बच्चा बचपन से ब्राह्मण, बचपन से क्षत्रिय बन के पैदा होगा, वो उसके घर का वो माहौल होगा। हम अपने घर में अपनी भाषा में बात नहीं करते, और स्कूल में बच्चा अंग्रेजी में बात करेगा, पर तो आपका बच्चा कितना मल्टी डायमेंशनल हो जाएगा कि वो हिंदी भी जानता है, वो मैथिली भी जानता है, बांग्ला जानता है, वो अंग्रेजी भी जानता है। पर आज क्या हो रहा है, माँ बाप ना वो अंग्रेजी अच्छा जानता है ना हिंदी जानता है। स्पून ले आओ, अब स्पून अंग्रेजी हो गया, ले आओ हिंदी हो गया। वो बच्चा ना कभी चम्मच समझेगा ना ले आओ को अंग्रेजी समझेगा, वो स्पून ले आओ जाएगा। पूरे कल्चर को डिस्ट्रॉय किया गया है। या तो आप पूरा शुद्ध अंग्रेजी बोल लो या शुद्ध हिंदी बोल लो, चेयर लो। कुर्सी करने में क्या दिक्कत है, कुर्सी करने में क्या दिक्कत है। और एक चीज बता दो, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जब मैं बैंगलोर में था, जो मेरे काफी सारे दोस्त भी हैं उड़ीसा से जो कि बैंगलोर में जाते हैं, और जो शादी करने के बाद उनका बच्चा होता है ना, दे नेवर टॉक टू देम। ये होता है ना अपने उड़ीसा में उड़िया में बात करना, वो बात नहीं करते, वो हिंदी में बात करते, नहीं तो इंग्लिश में बात करते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस बुरा है, लेकिन एटलीस्ट उनको इतना गिल्ट फील हो रहा है कि अपनी लैंग्वेज में बात करनी। वो तो नहीं यार, वो ही डजंट अंडरस्टैंड उड़िया, तो ऐसे बोलते हैं। तमिल, तेलुगु, बंगाली, बांग्ला, इन सबों ने अपने संस्कृति को बचाया है। आप देखो उनको, वो उनके कल्चर अभी रूट में है, वो अपनी भाषा को पकड़े हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है, ये यूपी बिहार, ये मिक्स कल्चर है, पूरा दिल्ली यहाँ बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और इसलिए हमारा केजीएफ के जरिए है कि मैं फैमिली वैल्यू सिस्टम पे सारा जोड़ ही मेरा फैमिली वैल्यू सिस्टम पे है, क्योंकि मैं बना हूं फैमिली वैल्यू सिस्टम से। मैं आज किसी को कह दूं, कोई मुझे कई बार कोई कहता तुम कम्युनिस्ट हो चुके हो अगर सरकार की आलोचना करते हैं। मैंने कहा ढंग से समझ तो लो कम्युनिस्ट कौन को होता है। तो फैमिली वैल्यू सिस्टम लोगों के पास नहीं है, तो लोग इसी तरह भ्रम में जीते हैं। वो फैमिली वैल्यू सिस्टम जिस दिन हमने बना दिया, आप सच मानिएगा इस्लाम ईसाइयत कहीं दूर दूर तक नहीं आएगी। वो तोड़ रहे हैं लगातार, क्योंकि उनको आज लब याद क्यों हो रहा है। माँ बेटियां ठीक से बात नहीं कर रही, पापा बेटी बेटा नहीं बात कर रहे। वो उसको नहीं समझा रहे कि बेटा तुम्हें अपने रूट छोड़ने पड़ेंगे, तुम्हें अपने पूजा संस्कार छोड़ने होंगे, अपने रहन सहन छोड़ने होंगे। आज जो तुम मिनी स्कर्ट में बाजार जा रही हो, कल को तुम्हें बुर्के में रहना पड़ेगा। दोनों के कल्चर, और यहाँ जो मैं तुलनात्मक कल्चर समझाऊंगा, वो माँ बाप को पता चल जाएगा कि ये कल्चर ये है, ये कल्चर ये है। वो अपने बच्चों को समझा पाएंगे कि ये कल्चर। वहां तुम शाकाहारी हो, वहां तुमको बड़े जानवर का मांस खाना पड़ेगा, ये खाना पड़ेगा। वहां गंदगी है, वहां आपको, यहाँ तो आप एक बच्चे हो, वहां बच्चा अल्लाह की नेमत माने जाते हैं, तुम एक पूरा मशीन बन के रह जाओगी। बहुत सारी चीजें जो होगी आपको, वो संस्कार जो रूटीन में आपके लाइफ का है, वो फैमिलियों को नहीं पता है, जिसके कारण आज की पूरी पीढ़ी के साथ, मैं आज की पीढ़ी को फिर भी कम दोष देता हूं, मैं पुरानी पीढ़ी को देता हूं। मुझसे कई बुजुर्ग नाराज होते हैं, मैं सच बोलने को बाध्य हूं। पुरानी पीढ़ी के कारण कंफ्यूज्ड पूरा नई पीढ़ी हो गई है, और इसलिए पुनः हमें दादी नानियों को घर में लाने की जरूरत है। तो मृत्युंजय जी आप आया कीजिए। आपको संजय जी धन्यवाद, और बहुत सारे लोग भी रेज कर रहे हैं हैंड बात करने के लिए। सो नेक्स्ट संडे बात करेंगे फिर से दूसरे टॉपिक पे। थैंक यू सो मच। और कौन बोलना चाहते हैं? कोई और बोलना चाहते हो, या आप कुछ भी बात कर सकते हो, ये कोई पैटर्न नहीं है। जो अपनी कहानी सुनाओ, जैसे मृत्युंजय जी ने अपनी कहानी बताई, आप अपनी कहानी बताओ। हम सबको फैमिली सिस्टम बनाना है, सनातन सिस्टम बनाना है, हर व्यक्ति की भूमिका है। ये पिलर जो है, आप 4 पिलर पर सिर्फ घर नहीं खींच देते हो, उसके साथ बीम डालते हो, दीवार डालते हो, तो हर आदमी की भूमिका है। तो अच्छा, रचना जी बोलना चाहती हैं। ये रचना जी स्वागत है, आइए प्लीज। अनम्यूट जो है वो भी बोलना चाहते हैं। और कौन बोलना चाह रहे हैं? सारे लोग अगर लिसनर रहेंगे तो युद्ध कैसे जीतेंगे हम? ये युद्ध जीतने की प्रक्रिया चल रही है। हर व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के गुण के साथ ही ये लड़ाई जीत पाएगा। यानी कि
हाँ, नमस्ते 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 रचना जी, स्वागतम। आवाज आपकी बंद है। नमस्ते सर, नमस्ते भैया जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। अनम्यूट आप भी रही, कोई इशू नहीं है, हम फिर बात। तो रचना जी, पहले तो आप अपने बारे में बताइए। सर नाम रचना है मेरा, कर्नाटक में रहती हूँ। अरे वाह, तो हिंदी आप अच्छा बोल रही हैं। हाँ, जोधपुर से पढ़ाई की हुई है मैंने, अरे वाह, संस्कृत लिटरेचर में और ये सब में, और पढ़ाती भी थी योग वगैरह संस्कृत। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात की कि आपने संस्कृत लिटरेचर में, तो केजीएफ में तो आपको संस्कृत पढ़ाने का काम भी मिल सकता है। बहुत अच्छा, आप पढ़ाइए अपने घर से बैठकर। लिखती रहती हूँ, यहाँ मैं तो लोगों रामायण को महाभारत पर लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, उन पर लिखती रहती हूँ। हम्म। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। जी जी, पर दो आज दिनों से सोच पढ़ने रही के लिए थी बैठता हूँ। पर मेरा प्रश्न अटक जाएगा। ठीक ठीक, बोलिए। सर मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे अभी ये जो पहले वादा किया था इन्होंने स्वदेशी संसद भवन बनाने का, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कि स्वदेशी संसद भवन बनाएंगे। उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था, मतलब एक डायलॉग मैंने सुना था उनका भाषण। उसके बाद जैसे अभी बनाते हैं तो वो सेंट्रल विस्टा बना देते हैं, जबकि अंग्रेजों का संसद भवन ठुकरा के जब आप नया बना रहे हो, स्वदेशी बनाते, तो बजाय उसके उन्होंने सेंट्रल विस्टा बनाया। और ये जो मुद्दा उठाया कि अशोक चक्र और ये जो शेर का मुंह खुला है, ये विपक्षी भी उठा रहे हैं, ये खुद पक्ष वाले भी उठा रहे हैं। इसी बात को ही वो हाईलाइट करना चाहते हैं, बजाय सेंट्रल विस्टा की असली आकृति नहीं दिखाते। और चूंकि वो अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर स्वदेशी संसद भवन होता तो उसकी बनावट अलग ही होती, लेकिन ये चीज सेंट्रल विस्टा के असली, जो आपने भी बताया कि जो फ्रीमेजनी जो आकृति उसकी, वन गॉड वन रिलीजन वाली, सेम उससे मिल रही है, लेकिन उस चीज को छुपाया जा रहा है। और इस चीज को छुपाने में पक्ष वाले भी और विपक्ष वाले भी, कोई भी इस चीज को मुद्दा बना के उठा ही नहीं रहा। रचना जी, जो फ्रीमेजन सोसाइटी है उसके सारे जो मेंबर्स हैं, और दुनिया के हर ताकतवर व्यक्ति उसका मेंबर है, हर ताकतवर व्यक्ति, तो उसका सारा जो स्ट्रक्चर पे बहुत जोर रहता है। उसके बिल्डिंग की बनावट, जो है बिल्डिंग की बनावट पे कहीं कोई कोना हो इस तरह का। उसमें आप हाल फिलहाल जग्गी वासुदेव को भी सुनेंगे कि वो लोग जब गए हैं जग्गी वासुदेव, तो उनका सारा डायमेंशंस जो है ना उस पर पूरा फोकस रहता है। अंग्रेज हो या इस्लामिस्ट हो, हम अभी इतिहास में पढ़ते हैं मुगल कालीन वास्तुकला, ये ढेकना वास्तुकला, सबके अपने वास्तुकला पे जोर होता है। भारत की जो अपनी वास्तुकला थी वो बड़ा आध्यात्मिक वास्तुकला थी, लेकिन वो वास्तुकला एडेप्ट करने की जगह अब दुनिया में जो भी बन रहा है, आप देखिए कि हमारे उदिन श्वेता जी ने भेजा है, फ्रांस के पूरे जो आपका अजायब घर है, संग्रहालय है, वो सब फ्रीमेजन सोसाइटी के। अमेरिका का जो आपको रक्षा मंत्रालय, पेंटागन, उसके पूरा स्ट्रक्चर फ्रीमेजन सोसाइटी का है। तो ये, और भारत के भी जो वर्तमान संसद जो बनने जा रहा है उसका स्ट्रक्चर वही फ्रीमेजन सोसाइटी का है। सारी दुनिया को वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं। हमको आपको नहीं लगता सारे, क्योंकि हम उस वास्तुकला को नहीं जानते। हम आम लोग, हम अपने, आप जैसे देखिए यहाँ संसद बनाया, मैंने उस पर स्टोरी की इसलिए मुझे पता है, मैं दैनिक जागरण में था और दैनिक जागरण में मैंने एक बड़ी स्टोरी की थी स्ट्रक्चर को लेके कि संसद कैसे बना, लुटियंस ने कैसे बनाया, क्या सोचा, पेड़ लगाया। वो पूरे स्ट्रक्चर पे जोर देते हैं। जैसे लुटियंस गया, जो है आर्किटेक्चर अपने साथ अपनी टीम लेके गया, तो पहाड़ी पे गया, वो रायसीना हिल है वहां, वो रायसीना हिल पर वो खड़ा हुआ और उसने देखा वहां से कि हमारे जो रायसीना हिल पर हमारे जो लेफ्ट साइड में है वो शाहजहानाबाद है, यानी जहाँ मुगल एरा है, और हमारा जो फ्रंट साइड है उस फ्रंट साइड में पुराना किला है जो कभी पांडवों ने बनाया था, बाद में उसको शेरशाह सूरी और ये सब। अब उनके दिमाग में था, वो हमेशा एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो व्हाइट चमड़ी है उनका, उनके दिमाग में रहता है। फ्रीमेसन सोसाइटी व्हाइट चमड़ी वालों का ही है, और अब तो सब आ गए उसमें। तो वो सामने जो उन्होंने देखा उसकी हाइट, तो उनको लगा, उन्होंने कहा कि इससे भव्य बनाना है, यानी मुगल एरा और पांडव एरा, इससे हमको भव्य बनाना। और उस हिसाब से वहां गांव के जमीन एक्वायर किए गए, 5 गांव थे, 5 जगहों के जमीन एक्वायर किए गए, और उसके बाद उसके स्ट्रक्चर दिए गए, और उसकी पूरी स्ट्रक्चर में
ब्रिटिश वास्तुकला का पूरा ध्यान रखा गया, उनकी पूरे थॉट प्रोसेस को ध्यान में रखा गया। आप अगर अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे उस चीज को पूरा ध्यान में रखा गया। हम लोग क्या है कि वो बहुत थॉट प्रोसेस से काम करते हैं, हम ना नकलची लोग हैं। तो हमारा जो हो सकता है गवर्नमेंट को ना पता हो, वैसे गवर्नमेंट को पता होगा, दुनिया का हर ताकतवर व्यक्ति उसका मेंबर है। तो आर्किटेक्चर वो होगा, वो आर्किटेक्ट है। मैं कहा ना जैसे केजीएफ बनाए तो जहां जाए वो हमारी चीजों को रिप्रेजेंट करे, जिस भी पोस्ट पे जाए। अब वो आर्किटेक्ट जो है वो आपको पता है, वही आर्किटेक्चर राम मंदिर भी बना रहा है। मतलब स्थिति ये बन रही है कि हमारी वास्तुकला जो दुनिया में इतनी उच्च थी, जो कुतुब मीनार उदाहरण है विष्णु स्तंभ के रूप में, जंग नहीं लगता, उस वास्तुकला को मुगलों ने अपने नाम पे, तुर्कों मुगलों ने अपने नाम पे किया, ब्रिटिशर्स ने उसको ध्वस्त किया, और आजादी के बाद के शासकों ने क्या किया, उसी ब्रिटेन थॉट को वहां वो थोपते रहे, भारत की वास्तुकला को गौण करने का प्रयास किया है। वो सेंट्रल विस्टा में भी है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कांग्रेस का प्रोजेक्ट है, इसलिए आपको लगेगा फ्रीमेजन में सब है, कांग्रेस का प्रोजेक्ट है। और जब लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार, 11 की बात है ये, तब ये पास हुआ था। तो आप देखेंगे कि जैसे सच्चर कमेटी कांग्रेस ने बनाई थी, लागू मोदी जी ने किया, वो वही प्रोसेस चल रहा है। तो वही पूरा जो प्रोसेस पूरा चल रहा है, इसमें कांग्रेस भाजपा की बात नहीं है, हर पावरफुल व्यक्ति उनके द्वारा गाइडेड है। वो जो बिल गेट्स हैं, वो जो मार्क जकरबर्ग है, और इसमें बड़े पैमाने पर मतलब 27-28 जो एलिट क्लास है वर्ल्ड जो चलाते हैं, उस वर्ल्ड को चलाने वाले से हर सरकार को सर्टिफिकेशन चाहिए, हर सरकार उसके पीछे प्रति जवाबदेह है। सरकार यानी वन गवर्नमेंट क्यों कहा जाता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, सरकार उनके प्रति जवाबदेह होगी, हर तरह से उनके प्रति। अब देखिए, आपको कोरोना वाले में भी देख लीजिए, यहाँ ज्यादा नहीं कोरोना में बोल सकते, पर किसके प्रति जवाबदेही तय की जा रही है? वर्ल्ड WHO की क्या भूमिका थी? WHO क्या वो बिल गेट्स के प्रति क्यों जवाबदेही प्रदर्शित कर रहा है? WHO पूरा एक तरह से देखिए बिक गया है। यूनाइटेड नेशन देखिए वो किसके प्रति जवाबदेही है? वो अमेरिका के प्रति जवाबदेही है उसकी। और किसके प्रति जवाबदेही? पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह किया अमेरिका ने, उसके कुछ नहीं बोलता। यूनाइटेड नेशन चीन पे कोई प्रतिबंध लगाया, कोरोना आया नहीं। तो उन सबकी जवाबदेही उस एलिट क्लब की ओर है। और हमको आपको लगता है जो भी स्वदेशी की बात करेगा, आप देख लीजिए कि तिलक जी थे, आजादी में स्वदेशीवाद की बात कर रहे थे तिलक, लेकिन बाहर से महात्मा गांधी लाए गए, जिनकी पूरे उनकी ब्रांडिंग की गई, ब्रिटेन के थॉट से लाए गए, और तिलक साइड हो गए। स्वदेशी की लड़ाई यानी कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, हमको अपनी वैश्विक स्वराज नहीं चाहिए, आपको डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए। सुभाष चंद्र बोस साइड हट जाओ, जो भी कहा हट जाओ। तो पूरा वर्ल्ड वही चला रहे हैं। हमको आपको गलतफहमी होती है हमारे को, और ये भी मुझे भी बाद में समझ में आ रहा है वाले, मैं नहीं कर रहा हूँ। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे ही मुझे, जितना मैं लिटरेचर पढ़ता जा रहा हूँ उतना मुझे समझ में आ रहा है। नहीं पढ़ रहा था तो मुझे भी लगता था ये मेरी है, ये उसकी है, ये इसकी सरकार है, वो उसकी सरकार है, ये स्वदेशीवाद है। कुछ स्वदेशीवाद नहीं है, सब डायलूट हो चुके हैं। और हमारे यहाँ श्वेत क्रांति की गई, जर्सी गायों के जरिए श्वेत क्रांति कर दी गई। हमारे यहाँ हरित क्रांति की गई, और जेनेटिकल बीज लाके हरित क्रांति की गई। तो कुछ भी अपना नहीं है। हमारे सरसों तेल छीन के रिफाइन थमा दिए गए। वो मधुमेह, अब कह रहे हैं रिफाइन से बीमारी होती है, यानी पूरी पीढ़ी तुमने एक तो मधुमेह की बड़ी बीमारी दे दी भारत में, अब कह रहे हो कि अब उससे ये हो रहा है। सब कुछ कंट्रोल्ड है। तो ये जो वन वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, उसमें कंट्रोल ह्यूमैनिटी, पूरे मानव को कंट्रोल करना आपके डाटा से, आपके पूरे DNA से। आप देखिए, मैंने इस बात को तब उठाया तो लोग मुझे गाली दे रहे थे, ये मनमोहन सिंह सरकार थी। याद कर रहे हैं कि आप आज बोल पा रहे हो, कल नहीं। तो मैं तब की बात बता रहा हूँ, जब ये लाया गया आधार कार्ड, नंदन नीलेकनी बहुत बड़े होंगे, इन्फोसिस के फाउंडर्स में हैं, उनके पूरे आप रूट को चेक कीजिएगा, आपको फ्रीमेजन लगेगा वो। अब उनको लिख दिया गया, ये सब भारत के डाटा को कलेक्ट करके बेचने का धंधा था। सब आपका DNA तक, उंगलियों, सब बड़े पैमाने पर ये घोटाला है। उस सरकार ने निकाले, उस सरकार का तो था ही प्रोजेक्ट, इस सरकार ने भी उसको दबाए। तो मनुष्य अब डाटा हो गया, एक आंकड़ा है। संसद में आप देख रहे हैं 303 सदस्य, नाम किसके आएंगे आपको? एक व्यक्ति के आते हैं, बाकी सब संख्या है, हाथ उठाइए। तो मनुष्य की संख्या हो गई। अमेरिका में बच्चा जब जन्म लेता है तो एक संख्या देते हैं, वहां यूनिक आइडेंटिफिकेशन एक संख्या देते हैं। मनुष्य को संख्या बनाया जा रहा है।
इसलिए अब अपना स्वदेशीवाद की बात तो कहीं कोई, अपने जितने बाबा आप देख लीजिए, सब अमेरिका से सर्टिफाई होने जाते हैं, सारे हमेशा, मतलब मेरा तो सम्मान है, लेकिन विवेकानंद जी को दुनिया में उस समय विवेकानंद जी सबसे ज्यादा उठे, क्योंकि फ्रीमेसन सोसाइटी के वो मास्टर मेसन थे वो। तो हमें बहुत कुछ नहीं पता होता है, क्योंकि हमारे पास, हमको कहाँ से पता चलेगा? मीडिया की भूमिका है वो ये बताएगा नहीं, एकेडमिया की भूमिका है वो अपनी ही बात, सिर्फ अपना इतिहास पढ़ाता है, पॉलिटिशियन की भूमिका है तो वो अपने हित साधने के लिए काम करता है, न्यायपालिका वो अपने, अब एक जज है उसका बाप भी बचा जज, बेटा भी बन रहा है जज, वही धंधे चल रहे, बड़े बड़े जज उससे जुड़े हुए हैं फ्रीमेसन सोसाइटी से। मैं तो बहुतों के नाम नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ऐसे मारा जाऊंगा मैं। तो समस्या बहुत गंभीर है, लेकिन उस समस्या को आम आदमी, जिसको ये कीड़े मकोड़े समझते हैं, अगर एक साथ 100 चींटियां अगर हाथी के सूंड में घुस जाए तो हाथी मर जाएगा। तो जो कीड़े मकोड़े जिस आदमी को समझा गया है, वो आदमी की ताकत, क्योंकि उन्हीं से उनको पावर गेन करना है, उन्हीं से उनको अगर वो वैक्सीन के पैसे निकालने, तो इसलिए आम लोगों को अगर हमने जागरूक किया, स्ट्रांग बनाया, और नॉलेज इज द पावर, ये आज कह रहे हैं, हमारा भारत का नाम ही है जो ज्ञान के प्रकाश में रहते हैं। नॉलेज, शुरू से भारत ने नॉलेज सेंटर के रूप में काम किया है। नॉलेज गेन कीजिए, सबसे सब मुक्त हो जाएगा, वो बहुत जरूरी चीज है। सर एक और चीज ये है कि आपने भी बताया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है कांग्रेस का है, और जब सीएए नरेंद्र मोदी जी लेकर आए थे तब उन्होंने संसद भवन में बोला भी था कि कांग्रेस के, ये गांधी जी की विचारधारा थी, गांधी जी का सपना था सीएए लाना, एनआरसी या सीए जो भी है, तो मैं उनके सपने को पूरा कर रहा हूँ। उन्होंने उस समय भी बोला था कि ये सब पेंडिंग बिल है जो कांग्रेस के राज में पेंडिंग थे, उनको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो इसका मतलब उनका अपनी तरफ से लाने का कोई ध्येय नहीं था। वो जब अपनी तरफ से लेके आए सीए और उस पे उन्होंने भारी उत्पाद देखा, इन लोगों का शाहीन बाग देखा, तो ये पीछे सरक भी लिए। और उस वक्त नरेंद्र मोदी ने ये भी बोला था कि ये शाहीन बाग एक संयोग नहीं, एक प्रयोग है। तो ये किसके परिप्रेक्ष्य में बोला था? ये हमें मैसेज था, उनको मैसेज था? उसके बाद शाहीन बाग के सारे लोगों को अपनी भाजपा में उन्होंने शामिल कर लिया, जिन्होंने फसद किया है। इन दोनों की सरकार, दोनों दो बड़ी पार्टियां हैं, अब तो दोनों की पॉलिसी एक है। आप इकोनॉमिक पॉलिसी देखेंगे एक है, सब कुछ उनकी एक है, सिर्फ पार्टी के नेता अलग हैं, बाकी कुछ विचार सब एक है, वो एक ही है। अब आप देखिएगा कि खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि नोटबंदी इंदिरा गांधी लाना चाहती थी, नहीं ला पाए। वही सारे पेंडिंग इन्होंने पूरे किए। सच्चर कमेटी ने कांग्रेस ने बनाया, अब कांग्रेस नहीं ला पाई तो ये लेकर आए। उसके बाद आपको कहें कि ये आपने बताया सेंट्रल विस्टा जो है वो कांग्रेस की पॉलिसी थी, वो नहीं तो वो ये लेके हैं। ये आप कंटिन्यूटी देखेंगे, वाजपेयी सरकार भी था, ये पूरा कंटिन्यू चलता है, नया चीज इसमें नहीं होता है। बस हम केवल वोट डालते हैं अलग पार्टियों के नाम पे, बाकी चीजें। और इनकी उपलब्धि यही है कि वो अपना उसको अच्छे ब्रांड पैकेज करते हैं। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस जो ही अब सच्चर कमेटी लाई कांग्रेस, ये बहुत अलगाववादी कमेटी है, ये हिंदुओं के विरोध में है ये पूरा कमेटी, लेकिन उसको इन्होंने लागू कर दिया, हिंदुओं के नाम से जस्टिफाई करा लिया, उन्हीं के नाम से आप देखते हो कि सिग्नेचर मरवा लिया कि हिंदू ने कहा यस। तो हम लोग बहुत बड़े भ्रम में जो है, शाहीन बाग जो सीए है वो सही बात है, एनआरसी तो मनमोहन सिंह के समय भी विवाद था पूरा, उस समय भी हम लोग को याद है। सीए जो यहाँ हम नागरिकता देंगे वो तो नेहरू के समय, नेहरू लियाकत पैक्ट है, उसमें है ये बात, कुछ भी नया नहीं है। 370 कांग्रेस ने लिया, इन्होंने हटाया, पर बैकडोर से डोमिसाइल एक्ट लगा के 370 लगा दिया, फिर सेम कर दिया इन्होंने। डोमिसाइल एक्ट कहता है कि जो लगातार 15 साल कश्मीर में रहा हो वही वहां जमीन ले सकता है, बच सकता है। यानी आप हम अभी भी रिस्ट्रिक्टेड, 15 साल लगातार रहा हो, जिसके बच्चे वहां रहे हो, ये इस तरह से पूरा डोमिसाइल एक्ट है, उसको लेके लगा दिया। कांग्रेस जो है वो कहती थी घुसपैठियों को नहीं हटने देती थी। अब ये जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का फैसला है, रोशनी एक्ट को रद्द करो। भारत मोदी सरकार चली गई है कोर्ट में, एफिडेविट दे दिया है कि ये मुसलमान गरीब हैं, इनको बसाया जाए, यानी अवैध को वैध बनाया जाए। कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ये मैं भी डिफरेंट कहता था, और जब मैं स्टडी में गया, जब मैं देखा प्राइम मिनिस्टर खुद ही संसद में कह रहे हैं
कि उनकी पॉलिसी थी, ये उनकी पॉलिसी थी, ये उनकी पॉलिसी थी। तो और ये विरोध का कांग्रेसी विरोध क्यों करता जब उसकी पॉलिसी थी और उसकी पॉलिसी थी तो ये लागू क्यों करते हैं? तो मैंने स्टडी शुरू किया। मैं सच्चर कमेटी तक जानता था क्योंकि उस समय जर्नलिज्म मैं कर रहा था। सेंट्रल विस्टा जो है 2011 में, चूंकि मैं जर्नलिस्ट था तो जानता था, ये 2011 ही था कि मीरा कुमार। नोटबंदी मैं नहीं जानता था कि इंदिरा गांधी की सोच थी। हाँ सर, मैंने पढ़ा है तभी मैंने पूछा आपसे हाँ, कि कभी आपकी इस चर्चा में नहीं सुना। तो हिंदुओं को बसाना है यहाँ, और इसी बात पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी छोड़ के गए, नेहरू मंत्रिमंडल छोड़ के गए पूर्वी बंगाल में जो लोग सताए जा रहे थे, तो वो पोर्शन में जानता था। एनआरसी तो हम लोग के सामने मनमोहन सरकार के समय से ये चीजें चल रही थी, एनआरसी भी जानता। तो चीजें वही चल रही है जो इकोनॉमिक पॉलिसी 91 में नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने तय किया, वही कंटिन्यू है। सरकारें अलग अलग हो रही है और कुछ भी नहीं बदल रहा है, और सब जवाबदेह उनके प्रति है। वो जो 2,500-3,000 एलिट क्लास है, जिसका क्लब है यूनाइटेड नेशन क्लब, WHO है, ये सब ये उन लोगों का क्लब है। जैसे हमारे अपना छोटा सा क्लब होता है ना लोगों का, ताश खेलने का, ये सब वो क्लब है। तो ये स्थिति है, इसलिए बहुत डिफरेंस समझने की जरूरत नहीं है, बस कारें हैं जो चलती रहती है और कोई बात ऐसा मुझे डिफरेंशिएशन अब तो नहीं दिख रहा। आप कहेंगे कि मार्केटिंग के अलग तरीके हैं, पर डिफरेंशिएशन अब तक नहीं दिख रहा। जो आप ये कह सकते हो कि बम विस्फोट जरूर मोदी सरकार की 2-3 उपलब्धि में बम विस्फोट जो शहरों में होते थे वो नहीं होते अब, लेकिन दंगे बढ़ गए, हिंदुओं के गले काटने की घटनाएं बढ़ गई। दूसरे हर पैरामीटर्स में पाकिस्तान का वो आक्रमण नहीं होता जो मनमोहन सरकार के समय होता था उस तरह, लेकिन अब पाकिस्तान के PFI और ये इसके थ्रू काम कराना शुरू कर दिया। थोड़े चीजें बदली है पर व्यवस्था वही चल रही है। इस व्यवस्था को एकदम इंडिजिनस व्यक्ति चाहिए तो जाके, और तो टकराने का साहस रखता हो दुनिया से, तो जाके भारत पुरानी पटरी पे आएगा, यानी उस ऊंचाई को छू पाएगा, इंडिजिनस थॉट के साथ बढ़ पाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई अपने कैरियर को दांव पे लगाएगा। जो आता है फिर वो तो फिर प्राइम मिनिस्टर बनना है, वर्ल्ड लीडर्स बनने हैं, ये बनने हैं, वो बनने हैं, जो भी ये करता है वो फेंक दिया जाता है। वो सरदार पटेल हो चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, वो फेंक दिया जाएगा। जो भी स्वीकार हो रहा है नेता वर्ल्ड में, समझ जाइए कि कहीं ना कहीं वो उनके द्वारा प्रायोजित है। ये क्लियर बात है। सरदार पटेल को उठा के फेंक दिया, 14-15 में 13 वोट मिले सरदार पटेल को, एक सिंगल वोट भी नहीं मिला जवाहरलाल नेहरू को, तब भी वो बैठाए थे। सुभाष चंद्र बोस को उठा के फेंक दिया, उनको हटाने के लिए महात्मा गांधी बेचैन पागल हो गए थे। तो आप ये मान के चलिए कि जिसको हटाने के लिए काम हो रहा हो और जिसको लाने के लिए काम हो रहा हो, अपने आप चीजें समझ में आ जाएगी। और एक बात है कि नेहरूवाद के पीछे भी हम भागे, गांधीवाद के पीछे भी हम ही भागे, हमने ही उसको आगे बढ़ाया, चाहे वो पिछले लोग थे। उसके बाद ये जो अब जैसे आप गांधी का कद ऊंचा करते हो तो बाकी सारे क्रांतिकारी, चाहे भगत सिंह हुए, चाहे सुभाष चंद्र बोस हुए, चाहे कोई भी हो, चंद्रशेखर आजाद जैसे आपने कल बताया, कल परसों, उनकी कोई चर्चा ही नहीं करता है। उनको ऐसे दबा दिया जाता है सिर्फ एक जनेऊ होने के कारण। और अभी एक बच्चा भी जिसने शायद शतरंज में कुछ गेम्स वगैरह जीते थे, उसको भी लेके मोदी जी ने कोई बधाई नहीं दी। खैर, लेकिन जैसे हम गांधी जी का कद ऊंचा करते हैं, सारे क्रांतिकारियों का नीचा हो जाता है कद। ये दुनिया, एक मैं कह रहा हूं ना कि पूरी, ये आज से नहीं है, ये 1700-1800 ईस्वी से पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की व्यवस्था चल रही है। आप देखो पहले जितने भी थे मूर्ति पूजक थे पूरी दुनिया में, अरब, कहाँ सब चले गए, कैसे आ गए? सबको मार दिया, खत्म कर दिया। डाइन जो हमारे यहाँ कहते हैं, वो डाइन हमारे यहाँ प्रथा नहीं है, डाइन क्रिश्चियनों की है। क्रिश्चियनों ने जो लोग मूर्ति पूजा करते थे उनको मारा, डाइन बनाया उनको, महिलाओं को जलाया, जिंदा जलाया। कहाँ गए? ये वर्ल्ड को कंट्रोल करने की एलिट क्लास की पूरी व्यवस्था है। उनके विजन 500-1000 साल के हैं। हम एक ऐसा समाज जो सहिष्णु है, जो सब में भरोसा रखता था, वो उस समाज को जीतना उनकी आखिरी मंशा है, क्योंकि यही वो नहीं जीत पा रहे हैं। पूरा अफ्रीका बदल चुके हैं, अरब एक तरफ हो गया, पूरा यूरोप उनका एक तरफ हो गया। ये एक अकेला है जो बीच में पिलर बन हुआ है। इस पिलर को ढाने के लिए अपने लोग चाहिए।
हिंदू इस पिलर का सबसे मेन पिलर, मेन हिंदू ही है। हिंदू को कोई सामने से कहेगा वो गला कटवा लेगा, लेकिन धर्म परिवर्तन इतना साल, 1000 साल के बाद भी तब भी 80% रह गया हिंदू। तो उसको डाइवर्ट करने के लिए उसको उसी के भेष के साधु चाहिए, उसी के भेष का नेता चाहिए, उसी के भेष का अभिनेता चाहिए, उसी के जो है थिंकर्स चाहिए, वही चाहिए। राजा राम मोहन राय, विवेकानंद जी, महात्मा गांधी, सब हिंदू हैं, सारे हिंदू हैं। महात्मा गांधी, आप जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल, पंडित लगा के उनको और पंडित बना दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप देखो, क्योंकि उनको मालूम है ये इनकी ही सुन पाएंगे, इसलिए इनके पीछे कल्ट लीडर पैदा करो। अभी जितने दिनाड़ी बाबा चल रहे हैं, उनके इतने फॉलोअर्स हैं, एक दिन में अगर आपको देखो, आप कहोगे कि एक आप कल्पना हाइपोथेसिस कर रहे हो। अंबेडकर जी ने नागपुर में एक साथ अपना धर्म बदला, एक साथ उनके साथ लाखों लोगों ने धर्म बदल लिया ना। भारत में उदाहरण है। ये दिनाड़ी बाबा जिस दिन कहेगा हम सब एक धर्म विहीन समाज बनाना चाहते हैं, हिंदू सेकुलर कहेगा ये सबसे अच्छी व्यवस्था है, हो गया वो आपको फ्रीमेजन का काम हो गया, आसान हो। पूरी दुनिया में अभी कंट्रोल फ्रीमेजन सोसाइटी कर रही है। जितना डीप स्टडी कर रहा हूं, चीजें उतनी समझ में आ रही, और अमेरिका उसके पूरे पीछे में है। अमेरिका की पूरी क्रिश्चियन राष्ट्रपति जाता है इस फरवरी मार्च में जाके, और पूरा एलिट जमा होता है क्रिश्चियन फैमिली के आगे, वहां सर झुकाते हैं सब, उनकी पॉलिसी को एडॉप्ट करते हैं। जब वो था बिल गेट्स था, उसने एक विभाग बनाया कि कैसे दुनिया के धर्म को बदलना है, कैसे मानवाधिकार के नाम पे सबको दबाना है। वो उनके विजन साफ है। कंफ्यूज यहाँ के लोग इसलिए हैं क्योंकि एक तो वो अपने साहित्य नहीं पढ़ते, एक अपने साथ, दूसरा उनका नेता, उनका अभिनेता और उनका बाबा, तीनों उनको मिसगाइड करता है। वो बिक चुका होता है, वो अपने समाज को मिसगाइड करके भारत विभाजन करा के मार देता है। तो हमको इसीलिए मैं आपको देखते होंगे कि मैं बार बार लिखता हूं, व्यक्तिवाद से आजाद होइए। व्यक्तिवाद दुनिया का सबसे खतरनाक विचार है। व्यक्तिवाद के कारण इस्लाम है। इस्लाम को आप कुछ कहिए कुछ नहीं, लेकिन आप पैगंबर को नहीं कुछ बोल सकते, वो व्यक्तिवाद है। आप व्यक्तिवाद के कारण ईसाइयत है, व्यक्तिवाद के कारण मार्क्सवाद है, कम्युनिज्म। व्यक्तिवाद दुनिया की सबसे खतरनाक विचारधारा है। वो एक बचपन में जो कहानी आती थी कि एक बांसुरी वाला था, वो गांव में बांसुरी बजाते आया और गांव के सारे बच्चे उसके पीछे 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 चले गए। फिर वो एक बड़े टीला पे, पहाड़ी पे पहुंचा और भी बांसुरी वाला के पीछे बच्चे जो है और सब पहाड़ी में गिरते चले गए। ये कहानी वास्तव में इस समाज की है कि कोई एक बांसुरी वाला आता है, समाज उसके पीछे जाता है और पूरे समाज को खाई में ढकेल देता है। भारत विभाजन के बाद भी हिंदू अगर नहीं सीख पा रहा है तो ये उसकी विडंबना है, उसकी मनोदशा है, और हम क्या करें इस पे। सर, इतने सालों से आप देख रहे हैं कि क्या देश हमारा शत्रुओं से लड़ रहा है? आपस में ही तो हो रहा है। हमारे ही तो हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। हमारा असली युद्ध हो कहाँ रहा है? क्योंकि वो इसलिए हम वो खिलाफ खड़े हैं क्योंकि हम उसको पहचान नहीं पाते। उस पहचानने का दृष्टिकोण हमारे साथ बीच में आके खड़ा हो जाता है। नहीं, वो पहचानने का दृष्टिकोण हमारे साथ में है। अब जिसे रामायण ने कहा कि कभी कोई तुमको उठाने आएगा, वो तुम्हें गेरुआ तुम्हारे ही वेश में आएगा, बाहर ही नहीं आएगा। गेरुआ वस्त्र पहन के आएगा, रावण आएगा। हिंदू नहीं मानता, अपने रामायण को नहीं पढ़ता। रामचरितमानस कहता है कि वो राम भक्त के आ सकता है और हनुमान जैसा विवेकशाली व्यक्ति भ्रमित हो सकते हैं, वो कालनेमी हो सकता है, इसलिए अपने विवेक को सजग रखो। लेकिन हिंदू सीखने को तैयार नहीं होता। वो आदि शंकराचार्य के समय में वो कपालिक हो सकते, आदि शंकर अपना गर्दन कटाने चले गए थे, उनके जैसा महान विद्वान। तो शास्त्र ने बार बार कहा है, अब शास्त्र पढ़ेगा लोग तब। समस्या तो यही है ना कि मेरा तो सारा जोड़ ही है कि लोग पढ़े, किसी को गुरु मत बनाइए। कृष्ण से बड़ा कोई गुरु नहीं है, उनकी गीता उठाइए, कृष्ण का जगत गुरु है, उन्हीं को गुरु बना। किसी ने बोला कि राम कृष्ण से भी पहले भी तो सनातन था ना, तो उनकी भी तो पूजा हुई, तो फिर अब मोदी जी की पूजा क्यों ना करें? आप उनको कहिए कि भाई हिरण्यकशिपु को भी यही भय था कि उसको उसकी पूजा की जाए, पर वो तो रामकृष्ण नहीं हो पाया ना। हिरण्यकशिपु ने पूरे राज्य में अपने सब उसके पूजा करने लगे, एक प्रहलाद ही तो नहीं किया था, नहीं। उसका राज्य खत्म हो गया। ये तो अहंकार है।
पूजा का किसका मतलब होता है? जिसकी चेतना जागृत हो गई हो। राम और कृष्ण देव अवतार, जिनकी चेतना जागृत, जो धर्म जानते हैं। लेकिन जो व्यक्ति है, तो गांधी को भी महात्मा कहते रहे, उसको कहो गांधी को भी पूजो, महात्मा कहते रहे। वो कल भारत बंटवाया था, अब तुम्हारा घर तुमसे छीनेगा। जो भी ऐसा कहे, रावण को भी, रावण ने सारे देवताओं को बंधक बना लिया था कि मेरी पूजा करो। यही तो अहंकार है, और क्या होता है? सर उसमें जिस समय विभाजन हुआ तो सबसे पहले सरदार पटेल को ही क्यों राजी किया गया? क्यों राजी हो कैसे गए? वो जानते थे कि माउंटबेटन जानता था कि ये एक आदमी है कि अगर हार गया तो विभाजन नहीं होगा, क्योंकि सारा कांग्रेस का जो कमिटी है, संगठन पे पकड़ सरदार की थी। सारे कांग्रेस के फंड लाने का काम सरदार का था। कांग्रेस के पूरे संगठन उनके कंट्रोल में था, इसलिए सरदार को मनाना सबसे आवश्यक था और सरदार सबसे पहले माना। तो सर ऐसा कौन सा सोने का हिरण दिखा था सरदार पटेल जी को जो वो इस लालसा में हाँ कर गए? वो राजी क्यों हुए? क्या देख के, कौन सा लाभ देख के राजी हुए? सरदार पटेल की गलती ये हुई, सरदार इनसे शिक्षित से तंग हो गए थे, बोले हटाओ इन सब। हम लोग कहते नहीं हटाओ यार हटाओ, वो स्थिति थी। लेकिन वो पूर्ण आबादी का अदला बदली नहीं हुआ, ये समस्या थी। आबादी का पूर्ण अदला बदली नहीं हुआ। अगर हो जाता तो सरदार सफल हो जाते, नहीं हुआ, गांधी और नेहरू सफल हो। तो फिर पहले ऐसी व्यवस्था इन लाने में क्यों कमी रह गई, या किस लिए वो कहाँ ऐसे कमजोर पड़ गए कि पूरी जनसंख्या ना वहां से आ पाई ना यहाँ से जा पाई? जब हाँ राजी हुए थे तो फिर सारी बातें ऑन द स्पॉट अच्छे से रजिस्टर्ड क्यों नहीं है? व्यक्तिवाद, समस्या की जड़ है व्यक्तिवाद। समस्या की पूरी जड़ है व्यक्तिवाद। मैं कह तो रहा हूं कि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है व्यक्तिवाद, उससे ज्यादा बड़ा खतरनाक कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सर तो एक वो और चीज है कि संविधान का जो पहला पन्ना ही होता है प्रस्तावना, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब से ये लागू होता है संविधान, उससे पहले की कोई भी बात या कोई भी प्रारब्ध, कोई भी पूर्वाग्रह से अब से लागू नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद भी आरक्षण लागू किया गया, मंडल कमीशन लाया गया, मंडन कमीशन जो भी है, आपका अल्पसंख्यक आयोग लाया गया। तो पहली प्रस्तावना को ही ये क्यों ठुकरा देते हैं? संविधान मजाक है, संविधान कटपेस्ट है दुनिया का। संविधान हिंदू समाज को खत्म करने का एक पूरा षड्यंत्र है। लेकिन चूंकि वो संविधान है इसलिए मैं सम्मान करता हूं। आपने कई बार देखा होगा कि मैं पद का, गरिमा का, संविधान, और इसी हिसाब से मैं बताता रहता हूं कि संविधान क्या है। लेकिन संविधान, ओरिजिनल संविधान भारत का, जिसपे आपको मैं किसी दिन, हम तो उसमें पढ़ाएंगे केजीएफ में, कि पूरा ब्रिटेन और अमेरिका और इन सब का जो लॉ है वो हमारे मनुस्मृति या गोला की स्मृति पे विकसित किया गया है। हम उनके चोरा चोरा के ला रहे हैं। तो जब हम चोरी का माल कर लाएंगे तो वो तो कटपेस्ट ही होगा, उसका तो कोई। संविधान भी तो पूरी तरह लागू नहीं हो रहा, उसमें जो हिंदू हितों के कानून है वो तो पूरी तरह 1% भी लागू नहीं होते। पूरा संविधान क्या, मुझे तो लगता है कि 60% भी लागू नहीं है। बस उनके लिए हमने एक मदरसा, क्या कहते हैं उसको, मुस्लिम बोर्ड हमने बना दिया, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, और हमारे लिए जो होना चाहिए वो भी पूरी तरह लागू नहीं है। सबकी जड़ में नेता है और जनता है, दोनों ही है। में होगा क्या, कौन सी किताब से चलेगा? ये जो नया सेंट्रल विस्टा बना है ये कौन सी किताब से चलेगा? संविधान तो यही चलाएंगे, संविधान तो यही चलेगा, संविधान नहीं बदलेगा, क्योंकि इसी संविधान में हिंदुओं को मारने की बड़ी ताकत है। दूसरा संविधान मुश्किल कर देगा, इसलिए संविधान नहीं बदलेगा। कैसे बचा जाए? कोई नहीं, तो और आगे हम लोग करते रहेंगे, आज और भी लोगों को ले लेते हैं, लेकिन हम लोग जागृति इस पे जो है करते रहें। प्लीज अनम्यूट जो है, और आप आई रचना जी, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये आप प्लीज अनम्यूट, क्या नाम हो गया ये? नमस्कार, आपके चरणों में मैं नमन करता हूँ। आपका बहुत बड़ा अनुयायी हूँ मैं, और आपके प्रयासों से बहुत प्रभावित हूँ मैं पिछले हफ्ते भी काफी कोशिश कर रहा था बोलने का, परंतु नहीं बोल पाया, तो इसलिए इस बार नाम चेंज किया कि प्लीज अनम्यूट, ताकि आपके दर्शन में आए। मेरा नाम सन्नी कुमार है, मैं क्या नाम है? बिहार का रहने वाला। सन्नी कुमार। सन्नी, अच्छा। मैं बिहार का रहने वाला हूँ,
मैंने NIT जमशेदपुर से बीटेक किया है और अभी मैं बैंगलोर में अमेजोन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता हूँ। अच्छा, वाह। बिहार मैं बिहार के पटना जिले से मैं रहता हूँ। अभी मैं बैंगलोर आया हूँ। अभी करेंटली मैं बैंगलोर से ही लाइव हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि कल शायद उन लोगों को पता हो या ना हो, कर्नाटक में एक जगह है शिमोगा नाम का, जहाँ मत्तूर एक गांव है, जहाँ पर लोग अभी भी संस्कृत में डेली बातों मतलब डेली अपने बातों के लिए संस्कृत का प्रयोग करते हैं। तो जो कि काफी पॉपुलर नहीं है, परंतु आप अगर गूगल में खोजेंगे तो मिलेगा। मुझे भी ऐसे ही मिला था और इसलिए मैं कल गया और वहां पर दर्शन किया। काफी आचार्य थे और काफी ब्राह्मण थे, पूरा ब्राह्मण समाज है वहां पर। और वहां पर क्या है ना कि काफी लोगों को बताते भी है, पढ़ाते भी हैं। संस्कृत इज ओपन टू ऑल वहां पर। और वेद और जो गीता है वो शायद अभी ब्राह्मण लोगों के लिए ही है, परंतु यदि कोई इंटरेस्टेड है तो जरूर जाकर के सीख सकते हैं। तो ये मेरा तो कहने का मैं मतलब अच्छा मुझे लगा, एक गांव पूरा अपना दैनिक व्यवहार संस्कृत भाषा में करता है और वो बहुत ही बेहतरीन है। और संस्कृत सीखना इतना कठिन नहीं है, लेकिन संस्कृत हमें आना चाहिए क्योंकि हमारे सारे शास्त्र उससे हैं, हमारी और दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में है। तो वो बहुत अच्छा प्रयास है वहाँ गांव वालों का। उस पर मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो। तो कल मैं गया तो काफी मतलब वहां के छोटे छोटे बच्चे थे ना, 8-9 साल के। कल मैं सुबह ट्रेन से उतरा और स्कूल में गया सीधा, तो काफी बच्चे भी सिर्फ संस्कृत में ही कोशिश कर रहे थे। ऐसा नहीं कि पूरा बच्चे फ्लुएंट है संस्कृत में, परंतु कोशिश कर रहे थे और कोशिश बहुत सराहनीय था। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सरकार इस समाज को हेल्प नहीं करती है कुछ भी। अपने कुछ भी लाइक मैं सरकार के पिछला ही कुछ महीने 1 या 1.5 महीने पहले देखा था कि 5,000 करोड़ रुपए कुछ दूसरे समुदाय के कुछ 100 स्कूलों को खोलने के लिए है। परंतु हमारे समाज में जो संस्कृत, जो कि काफी रेयर आपको मिलेगा पूरे भारत में, ऐसा कहीं शायद ही मिलेगा। और भी 7-8 गांव है, मैं सर्च किया था तो मेरे से पास में मत्तूरी गांव है, तो मैं वहीं जा पाया सिर्फ। तो ऐसे सरकार इन लोगों को हेल्प नहीं कर रही है जो कि बहुत रेयर अभी दुर्लभ आपको मिलेंगे, परंतु उस समाज को जरूर हेल्प कर रही है जो कि काफी प्रबल है। बस माइनॉरिटी के नाम पर प्रबलता अपनी साबित करते हैं। दूसरी बात मेरा यह भी है और ये बहुत ही पीड़ादायक सच है कि भारत की कोई भी सरकार हमारी जो अपनी थाती है, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए नहीं काम करती। वो सिर्फ वोट बैंक के लिए करती है, कहां से सामूहिक वोट मिल जाए। और ये पशु प्रवृत्ति कि कहीं एक जानवर मार लें पूरा पेट भर जाए वाली स्थिति है। तो ये पशुवत स्थिति समाज की है, वरना इस देश में संस्कृत को संघर्ष करना पड़ रहा है। इस देश में मूल जनसंख्या जो हिंदू हैं उसको संघर्ष करना पड़ रहा है, हिंदू संस्कृति को संघर्ष करना पड़ रहा है। दुनिया में क्या अमेरिका में ईसाई संघर्ष कर सकता है? अरब में किसी मुसलमान को संघर्ष करना पड़ेगा, ब्रिटेन में किसी ईसाई को संघर्ष करना पड़ेगा, चीन में कोई जो उनका है कम्युनिज्म उसको संघर्ष करना पड़ेगा। ये अकेला भारत है जहाँ के जो मूल निवासी हैं हिंदू उनको संघर्ष करना पड़ रहा है, जो मूल धर्म है हिंदू उसको संघर्ष करना पड़ रहा है, और जो मूल भाषा है संस्कृत उसको संघर्ष करना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ का जो पॉलिटिकल क्लास है वो पूरी तरह से बाहर यानी फॉरेन यानी इस्लाम साहब बोलो इस्लाम ईसाइयत फंडेड मेंटलिटी का है। अभी तक 70 सालों में वो जो इतने ढलान के बाद एक गुप्त वंश आया और जिसने भारत को फिर ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया, उस तरह का शासक वर्ग अभी तो नहीं दिख रहा। आगे भविष्य का मालूम नहीं, लेकिन अभी तक तो 70 साल में नहीं है। मैं एक और बात पर आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा। जैसे इस ग्रुप में लगभग 7.1 के लोग हैं, परंतु आते लाइव लगभग 80-70 लोग हैं। आप समझ सकते हैं कि 1% लोग ही आते हैं, उसमें भी गिने चुने लोग बोलने का प्रयास करते हैं।
मैं यह कहना चाहता हूँ सभी लोगों से कि सिर्फ चाहने से नहीं होगा। हमारा देश अब युद्ध भूमि बन चुका है, तो युद्ध भूमि में हमारे तरफ से शंखनाद की घोषणा कब होगी, हम कब अटैक करेंगे? हम सिर्फ डिफेंसिव मोड में खेल रहे हैं। दूसरी बात, अटैक करने का तात्पर्य मेरा यह सिर्फ नहीं है कि सिर्फ यह है, लेकिन इसके अलावा भी है कि हमें अपनी संस्कृति को भी बचाना है। हमें संस्कृति अगर हमारी चली गई तो हमें को खुद ही भी नहीं पता रहेगा कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हमें अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहिए। लाइक आपको संस्कृत सबसे पहले सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप संस्कृत सीखते हैं तो आपके पास काफी एक्सपोजर रहता है कि काफी सारे किताबें आप पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। अब अगर ट्रांसलेशन समझने जाएंगे तो उसमें आप भ्रमित भी हो सकते हैं। लाइक मैंने देख रहा था कि मैं संस्कृत कैसे सीखूं, मेरा यही प्रयत्न था। लाइक मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो हूँ, अब काम कर रहा हूँ, परंतु मेरे पास भी कुछ कुछ समय बच जाते हैं, तो उसमें मैं कैसे अपने देश को आगे बढ़ा सकता हूँ। तो उस कारण से मुझे आप हैं, फिर जियो पॉलिटिक्स है, ये सब चीजों से मुझे न्यूज मिलता चला गया। तो मैं देखा कि काफी सारे भारत में मतलब असहिष्णुता है लोगों के प्रति। लाइक लोग जागरूक नहीं है, और लोगों में जैसे हिंदू लोग अभी भी ऊपर हैं, ऊपर के पोस्ट पर हैं, परंतु उनमें ज्ञान नहीं है कि करना क्या चाहिए। अगर ज्ञान होता तो अभी हमारे कंडीशन ऐसा नहीं होता। उसका तो एक ही सबसे कारण, पहले शास्त्र से दूर हो गए हैं हम, अपने साहित्य से दूर है। पूरी दुनिया में बचाने का एक ही उपाय है, वो है आपका साहित्य। सिर्फ हिंदू क्यों बच गए? क्योंकि इनके साहित्य को वो जलाते चले गए, जलाते चले गए, जलाते चले गए। श्रुति स्मृति परंपरा के कारण वो फिर से बनता चला गया, इसलिए हिंदू बच गया। लेकिन आप देखिए, जो पूरे यूरोप में पैगान थे, जो मूर्ति पूजक, उनके कोई साहित्य नहीं बचे। अरब में साहित्य नहीं बचे, सारी लाइब्रेरी। सबसे पहले तो लाइब्रेरी पे हमला किया गया। पैगंबर साहब आदि की जो आप लड़ाई देखेंगे, लाइब्रेरी क्यों, क्या जरूरत है? ये हिंदू ये क्यों नहीं समझता कि उन लोगों को लाइब्रेरी जो किताब है, वो किताब पढ़ने, जो निर्जीव है, वो उनको क्या बिगाड़ रहे थे? ये हिंदू जिस दिन समझ जाएगा कि नालंदा को क्यों बख्तियार खिलजी ने जला दिया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को क्यों जला के नष्ट किया, जब तक्षशिला को क्यों जलाया गया, जब तक हिंदू इस चीज को नहीं समझ पाता, उसका उदय नहीं है। वो यहाँ से वहां भागता रहेगा, इस देश से उस देश करता रहेगा उसका, और वो चक्कर ही मारता रहेगा पूरे जीवन। वो कभी भी सशक्त नहीं हो पाएगा, वो दूसरे पे जीवित रहेगा परजीवी की तरह। उसको सशक्त उसका साहित्य ही कर सकता है। पूरा यूरोप, पूरा अरब का इतिहास दुनिया के साहित्य को जलाने का इतिहास है। कहाँ गया जंदावस्था, कहाँ गया जरासुत्रवादियों का, पारसियों का जंदावस्था कहाँ गया? ये कोई हिंदू को ये समझना होगा कि इनको साहित्य से कोई क्यों चिढ़ है, तो वो जाके अपने साहित्य पढ़ पाएगा। वरना तो वो कहता है कि लाल कपड़े में डालो, अगरबत्ती दिखाओ और घर से निकलो। उसके अलावा हिंदू को जिस दिन, ये मैं अपने आधार अनुभव पे कहा हूं कि जितना ज्यादा डीप आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा स्वतंत्र होंगे, और मानव को सबसे प्रिय है कुछ तो उसकी स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता के लिए ज्ञान आवश्यक है। थैंक यू आपका, आप सनी आए, और आप आते रहा करो और बताते रहा करो। ये आपने अच्छी बात जानकारी दी, तो बिल्कुल आओ, और आपका बहुत स्वागत है। और कोई? अब काफी लंबा हो गया मुझे लग रहा है, तो अगर कोई नहीं है तो मैं इसको अब विराम देता हूं। और 60, 70, 80 लोग लगातार सुनते रहे, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। और ये चौपाल की व्यवस्था है, आप बोलिए, आप बोलिए, क्योंकि आप बोलेंगे तो आप जीतेंगे, तो आप जिएंगे। जीने के लिए बच्चा जैसे रोता है, माँ दूध पिलाती है, आपकी आवाज आपको जिंदा रखेगी। आप देखिए कि अभी ही नुपुर वाले इशूज में देखा कि सरकार ने अभिव्यक्ति को ही कुचल दिया। तो आप बोलिए, इसके लिए मैं ये व्यवस्था कर रहा हूं, क्योंकि आप ही में से योद्धा तैयार होंगे, हमारे में से ही योद्धा तैयार होंगे। तो हम जब बोल ही नहीं पाएंगे तो लड़ेंगे क्या? सबसे बड़ा होता है कि आपको बोलें, हम अपनी बात को कहें, उससे डर निकल जाता है कि हम किसी से नहीं डरते, हम बोलेंगे। इसलिए ये व्यवस्था हमने शुरू की कि सब बोले, सबको मुझे बुलवाना है।
कम से कम 5-7 हजार लोगों की ऐसी टीम बन जानी चाहिए और वो हर शहर में हो। तो मेरा प्रयास है कि हर हिंदुओं का अपना एक संगठन हो, किसी भी खतरे से निपटने में सहायक होगा। जब आप बोल ही नहीं पाएंगे तो शस्त्र से क्या लड़ोगे? शास्त्र और शस्त्र में पहले शास्त्र की आवश्यकता है। तो सामने कोई आ रहा है तो लड़ोगे कैसे जब बोल नहीं पा रहे? इसलिए बोलने के लिए ये मैंने टेलीग्राम लाइव वीक में एक बार यानी रविवार को 3:30 बजे हमने शुरू किया है। आप आइए, काफी लोग सुनते हैं, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, पर बोलिए, मैं उससे ज्यादा धन्यवाद करूंगा। मुझे मत बुलवाइए, मैं तो बोल ही रहा हूं, मैं तो लड़ ही रहा हूं। मैं चाहता हूं और आप सही में देखिएगा, जब आप बोलने लगेगा अंदर से आपके अंदर का भय चला, और जिस दिन भय आपने जीत लिया उस दिन आपको कोई नहीं हरा सकता दुनिया में। ईशा जी आइए, स्वागत है आपका, स्टूडेंट है। नमस्ते सर। ठीक, पहले आप अपने बारे में बताइए। सर मैं अभी बीएससी कर रही हूँ, 3rd ईयर में हूँ और बैंक की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा, कहाँ से? बैंकिंग की। सर मैं आगरा यूपी से। अच्छा, आप यूपी से हैं? यस सर। ये तो अच्छा है कि बैंकिंग में मुझे गाँव के लिए जो कुछ अच्छे जॉब लगते हैं उसमें टीचिंग, बैंकिंग में बहुत मुझे लगता है कि एक तो उनका गणित गुणा भाग बहुत अच्छा रहता है, मुझे हमेशा लगता है यस सर। अच्छा हैंडल करती हैं गुणा भाग। और वो बच्चों को अगर जितना अच्छे से टीच कर लेती है माएँ, तो टीचिंग और बैंकिंग मुझे महिलाओं के लिए ही ये जॉब होना चाहिए। वो बहुत अच्छा करती हैं, तो आप अच्छा करेंगे। और बताइए, और किस चीज बताना चाह रही हैं? सर मैं ये कह रही थी, जैसे हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हम लोगों का एरिया लोहा मंडी एरिया है। यहाँ पे हम लोग, जैसे मैं भी ऑब्जर्व करती हूँ, जैसे हम लोग कभी मंडे को यहाँ पे हमारे यहाँ मंडे मार्केट लगता है, तो मंडे मार्केट में जैसे जो ये मुस्लिम कम्युनिटी होती है, पहले ये सिर्फ मंडे वाले दिन दिखते थे हम लोगों को पॉपुलेशन के एनालिसिस में। पॉपुलेशन में ये सिर्फ मंडे को हमें थोड़े बहुत लोग दिखते थे, मतलब मंडे मार्केट में इन्हीं की होता था ज्यादातर। अब क्या हो गया, ये आपको जितने 7 दिन सब लोग यही दिखते हैं सिर्फ, और कोई भी नहीं दिखता, सिर्फ यही लोग दिखते हैं और 7 दिन। और जैसे अभी मेरे पापा का, हम लोगों का सबका बिजनेस है हमारे घर में, तो पापा वगैरह बताते हैं ये पैसे ही नहीं देते बिल्कुल भी, मतलब इतना बार्गेनिंग करते हैं कि फिर मतलब वो उनका मन ही नहीं करता है बेचने का। वो कहते हैं यहीं पे बैठ जाओ, लेना होगा ले जाएंगे और ना छोड़ो इन्हें। कोई भी लेना ही नहीं चाहते हैं वो लोग, मतलब बार्गेनिंग इतना करते हैं और ऐसे बोलते हैं कि मतलब उनकी लैंग्वेज इतनी खराब है, आप निकल नहीं सकते हो मंडे मार्केट में। मैं भी, जैसे हम लोग भी पढ़ाई करते हैं, हम जाते रहते हैं मार्केट में, तो हम निकल ही नहीं सकते मार्केट में, इतनी गंदी स्मेल आती है पूरे मार्केट में उस टाइम पे, हम जाते ही नहीं। और पॉपुलेशन का इतना अनस्टेबल हो गया है। मैंने एक दिन, हमने कैलकुलेट करा था, मैंने ऐसे ही बैठकर कि हम आज से 10 साल बाद तो हम यहाँ पे रह ही नहीं पाएंगे, तो हमारा बहुत पुराना घर है, हम लोग के मतलब दादाजी वगैरह सब लोग यहीं पे थे। तो अब तो फिर हम, ये एरिया बहुत मतलब बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया है। लोहा मंडी का सामने वाले मार्केट में है हमारी कम्युनिटी है पूरी, तो ऐसे सोचते हैं पॉपुलेशन पे तो कुछ होता ही नहीं ऐसे। आप ठीक कह रही हैं, और इसमें बड़ी संख्या घुसपैठियों का है जो बांग्लादेश और म्यांमार से आए हैं। ये हम मैं दिल्ली की घटना बताऊं, वो अखबार में भी आया था। तो हम लोग जहाँ पर जहाँ भी ऑफिस है इंडिया स्पीक्स का, और वहाँ मेरा घर भी है पुराना वाला, तो वहां भी यही बात कि मंगल बाजार लगता था तो 1-2 दिखते थे, और धीरे धीरे पूरे जगह वही फल सब्जी सब वही लोग आ गए। और आप कह रहे हो वो पैसे नहीं देते, तो दुकानदार जब उनसे कह रहे हैं कि आप, तो एक क्या हुआ, एक बार एक दुकानदार को मार दिया इन्होंने, तो दूसरी बार उन्होंने इनका सर, उन्होंने उसको चक्कू मारा, उसके बाद सारे और ये लाठी के साथ निकले और सबको इतना मारा, अभी एक भी नहीं दिखाई देते, एक भी फल के ठेले नहीं, एक भी नहीं, एक भी सब्जी वाले नहीं। और पुलिस का इनको प्रोटेक्शन था, क्योंकि पुलिस पैसे लेती है इनसे। पुलिस को भी जनता ने कहा कि अगर तुम आ गए इनको बचाने तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, और पूरा उत्तम नगर घेर लिया गया। ये अब वहां से गायब हो गए, इनके पास यही समाधान है। अब ये दूसरे इलाके में चले गए। जिस दिन उनके एक किसी को छूते हैं, ये दुकान वाले को या किसी को, सारों को एक होना पड़ेगा और एक होकर समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा। ये हमारी आपकी घटना है, सामने की घटना है। एक पूरा दिन डिस्टर्ब रहा, लेकिन अगले दिन से सब साफ हो गया।
नहीं तो उस मार्केट से महिला का निकलना, लड़कियों का निकलना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। और ये सब जगह भरे पड़े हैं, सब जगह भरे पड़े हैं। तो समाधान तो ईशा जी लड़ने वाला ये हमारे उत्तम नगर में दिखाई कहें किसका ये करें, हम पुलिस को कहे, पुलिस मिलके कराती थी और पुलिस को भी जनता ने घेर लिया कि अब बताता हूँ, और पुलिस फिर सरेंडर कर गई। तो हमारे पास तो कुछ नहीं करती, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है कि हमारे पास जीने के, आप जैसे आप करें कि 10 साल बाद हम नहीं रहेंगे, कश्मीर में भी यही हुआ था। तब कश्मीरी पंडित इस बात को समझने को राजी नहीं थे, और सारे जो मुस्लिम थे, वो राजा गुलाब राय थे या तो कौन थे, उनके पास गए कि हम लोग शुरू में पंडित ही, हमें वापस ले लीजिए धर्म में। वो तैयार थे, जो है कश्मीरी पंडित तैयार नहीं हुए। बाद में क्या हुआ, उन्हीं जो कन्वर्ट हो गए थे उनके बच्चों ने, जो हिंदू है, उनको ही निकाल के बाहर कर दिया घाटी से। तो हम खतरों को, जो मैं बार बार कहता हूँ, शत्रु बोध ये दिमाग में घुमाते रहना है। जब तक हम खतरों को नहीं भापेंगे, हम रात में जा रहे हैं अपने गली से और हमको मालूम है यहाँ एक कुत्ता रहता है, हमें अगर पता है तो हम सचेत रहेंगे। वो अगर भौंक के आ रहा है, हम खड़े हो जाएंगे, जाओ उसका पत्थर उठाया, वो भाग गया। अगर हम सचेत नहीं जा रहे हैं, पीछे से आएगा, पैर पकड़ के काट लेगा। तो शत्रु वो सचेत रहना सिखाता है कि आपके सर्वाइवल के लिए, आपके जीवित रहने के लिए आपका सजग रहना बहुत जरूरी है। आज ही एक वीडियो मैंने डाला है यति जी का, कल अभी अखबार में आया है। अब वो संघ जीजा जी संघ के बड़े पदाधिकारी, अब वो अपने दोस्त को भाईचारा, वो मुस्लिम दोस्त अपना लाता रहा, घर लाता रहा, मुस्लिम पत्नी के साथ रिलेशन हो गए, पत्नी ने और उसने मिलकर उसको मार दिया। तो ये जो दिमाग है ना हिंदुओं का, कि भाई सीधी सी बात है कि सामने वाला अगर तलवार लेके बैठा है तो आप क्या करोगे, कांटा कांटे से निकलता है, ये सीधा सा सिद्धांत है। इसका कोई, चाणक्य ने कहा सीधे पेड़, जंगल के सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। अगर हमको फर्नीचर बनाना है तो कोई अच्छा पेड़ होगा वही काटेंगे ना, हम टेढ़ा पेड़ तो नहीं काटेंगे। तो वो हमें फर्नीचर बनाने के लिए काट रहे हैं। हम अभी भी कह रहे हैं भाईचारा, हमें सचेत होना होगा अपने आसपास। और मैं सबको ये कहता हूं कि अपना एक ग्रुप बनाइए मोहल्ले में। ये जो मैं प्रयोग कर रहा हूँ, ये प्रयोग सब यही है कि आप अपना ग्रुप बनाइए, मोहल्ले में ग्रुप बनाइए। अभी मैं दिल्ली दंगा हुआ, अभी जो आपने देखा, उसमें मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों गिर गए, दंगे में गिर गए। और जहां खड़े थे बगल में एक सलमान खड़ा है, एक सुलेमान खड़ा है। अब मैं दुकान में हम थे तो दुकान का शटर गिरा दिया उसने, पति पत्नी है सिर्फ दोनों। हमने कहा शटर उठा, तो बाहर दंगे गोलियां चल रही है। मैंने कहा गोली मुझे लगेगी ना, तो शटर उठा। मैंने कहा गोली, ये तो बगल में मेरे, सबसे पहले ये मुझे जलाएगा। मैंने कहा गेट था, तो बोला फिर आप अपने रिस्क पे जा रहे हो। मैंने कहा मैं अपने रिस्क पे जा रहा हूँ, उठाओ। और उसके बाद सारे सड़कों पे पूरी सब अपने अपनी गाड़ियां छोड़ के भाग गए थे। अभी बता रहा हूँ दिल्ली का, अपनी अपनी गाड़ियां छोड़ के भाग गए। और दंगे की स्थिति थी पूरी जो है वहां पे। पूर्वी दिल्ली में तो हुआ ही था, पश्चिमी दिल्ली में ये कंडीशन बनी हुई थी। हम दोनों पति पत्नी जो है गली, और इससे जब हम पहुंचे गुरुद्वारा के पास तो सारे सरदार तलवार लेके खड़े थे। यानी वहां से प्रोटेक्शन का भाव आया कि कोई जो है। फिर मैं अपने मोहल्ले में गया तो मेरे मोहल्ले के एंट्री पॉइंट पे ये लोग आके फंस गए थे, उत्तम नगर में मीट का दुकान के। लेकिन इनके ठीक सामने हिंदू सब खड़े थे। तो कभी इनकी हिम्मत नहीं हुई, जहां वहां उन्होंने मारे, जहां नहीं हुई तो पूरा गुरुद्वारा से लेके पूरा हिंदू सब बाहर निकल गए अपने रॉड सरिया जो। तो हमें अगर बचना है तो तरीका है, वरना हम कितना ही कहे कि हम आपको प्रेम से, हम भाई हैं, कहेगा भैया। अभी आपके एक बड़े मास्टर पार्टी है आजकल यूट्यूब पे, वो एक मुस्लिम दोस्त के यहाँ के दोस्त के भाई ने कहा तो काफी है, इसको घर से निकालो। वो आजकल सेकुलर बने फिर रहे। जब तक हमारे दिमाग नहीं खुलेंगे, शत्रु बोध होना, मित्र बोध और शत्रु बोध। संकट में जब हम एक कहानी हमारी नानी सुनाती थी कि एक व्यक्ति था और वो उसके घर वालों ने कहा कि वो विदेश जा रहा था, काम करने के लिए विदेश जा रहा था, और उसको कहा कि विदेश में किसी न किसी को मित्र बनाना। तो उसने कहा मित्र मैं किसको बनाऊंगा। तो जाते में देख रहा है पानी में ना एक केकड़ा डूब रहा था।
तो उसने कहा मित्र तो वहां बनेगा, उसने केकड़े को रख लिया अपने पास कि तत्काल यही मित्र है। तो गया, रास्ते में जा रहा था तो फिर एक जगह उसको खाने के लिए रुका, दोपहर का भोजन करने के लिए रुका, और फिर भोजन करने के बाद नींद आ जाती है। पेड़ के नीचे बरगद का पेड़ था, सो रहा था, एक सांप आया काटने, और जब उसकी नींद खुली तो देखा कि केकड़े ने उस सांप को अपने मुंह में दबा रखा है। तो मित्र आपके लिए ये कर सकता है। हमारी जो बचपन में कहानियां नैतिक शिक्षा होती थी वो ये सतबोध मित्रबोध ही जागृत करने के लिए थी। पूरा पंचतंत्र, पूरा हितोपदेश, ये यही काम किया था कि बचपन से हमारे बच्चे तैयार हो जाते थे, कौन तुम्हारा दोस्त है, कौन तुम्हारा दुश्मन है। आज तो भाईचारा हो गया, डीएनए मिला लो, ढेकना कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये खुद मरेंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी का उदाहरण है जो मैं बार बार देता हूँ। ये खुद मरेंगे और ये सबको मरवा देंगे। और बड़े लोगों का क्या है, भाग जाएंगे विदेश। अभी तो देख ही रहे हो, पैसा वाले सब यहाँ से देश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, सब चले जाते हैं, सब चले जाएंगे। और आम जनता को मारने के, जैसे गांधी जो 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 पश्चिमी पाकिस्तान भारत, वहां की जनता को भरोसा था कि गांधी हमें बचा लेंगे। गांधी ने कहा है तो लकीर है। सर गांधी तो सबसे बड़े हैं, सिर्फ आचार्य कृपलानी गए हैं। कोई कांग्रेस का नेता को बचाने नहीं गया, लेकिन आस्था पे वो वहां बैठे थे सब। तो नेता आपको कभी नहीं बचाएगा, पार्टी आपको कभी नहीं बचाएगी, संगठन जो राजनीति वाला संगठन आपको कभी नहीं बचाएगा। आपको अपने संगठन बनाने होंगे, अपने मित्र बनाने होंगे, अपने शत्रु को जागृत करना होंगे, तो बचेंगे, नहीं तो बड़ी मुश्किल है। आपने जो कथा की कहानी बताई ओरिजिनल, ये हमारे उत्तम नगर में हो चुका है, अब भी हुआ है। और उसके बाद से हम कहा कि भैया मेरी सरकार में ही मुझे दिल्ली छोड़ना पड़ा, मेरी सरकार में मुझे दिल्ली छोड़ना पड़ा है, क्योंकि यहाँ 3 दिन तक पुलिस को लाठी भी न उठाने का ऊपर से आदेश था, ये कंडीशन थी। तो थैंक यू ईशा जी, आप आई। और जब भी आप मैं कहता हूँ आप अपनी सहेलियों का एक पूरा ग्रुप बनाइए, महिलाओं का, लड़कियों का ग्रुप बनाइए, पर एक स्ट्रॉन्ग महीने, हम सप्ताह में 1 दिन, 15 दिन में 1 दिन मिले। आसपास अगर कोई टीचर हो तो हम अपना मार्शल आर्ट सीखें, सेल्फ डिफेंस सीखें। जैसे मैं मंदिर में एक प्रांगण को मैंने ले रखा है, तो मंदिर में हम अपने आप को करें, इस तरह से हम बच सकते हैं, नहीं तो संकट का समय है। थैंक यू, आप आई, थैंक यू सो मच। शायद आप यात्रा कर रही थी। अच्छा, आवाज आ रही, अच्छा ट्रेन की, ट्रेन के पास है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। और तो कोई नहीं है, अब बहुत लंबा हो चुका है, तो अब मैं इसको समाप्त करूं और आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अगले रविवार को फिर 3:30 बजे हम इस चौपाल को करेंगे। इस चौपाल का उद्देश्य साफ है, हिंदू को संगठित करना। एक हिंदू, अगर आपको पता चल गया कि कोई ईशा आगरा में है, कोई विपुल कोई बेंगलोर में, कोई सनी बेंगलोर में है, कोई, आपका एक अपना नेटवर्क बन जाए, एक दूसरे से परिचय बढ़ाइए। सोशल मीडिया में परिचय नहीं होते, और इसलिए मैं बिना फोटो वाले, बिना प्रोफाइल वाले सबको हटा देता हूं, क्योंकि हमें एक नेटवर्क, एक चैन बनाना है अपना। वो चैन जो मित्रबोध, शत्रुबोध को समझता हो, शास्त्रार्थ को समझता को, शास्त्र को आगे ले जाना चाहता हो, सेल्फ डिफेंस सिस्टम को बनाना चाहता हो, तो जाके हम लड़ पाएंगे। नहीं तो रोज हम भाषण देते रहे, आप सुनते रहे, उससे भी चेतना अगर जागृत है तो 4 लोगों को आप जागृत कीजिए, लेकिन एक साथ हम एक नेटवर्क में जुड़े, एक दूसरे को चेहरे से जाने, एक दूसरे के लिए खड़े। हमें बचने का यही रास्ता अब रह गया है। पार्टी, व्यक्ति कोई भी नहीं आएगा का मेरी सरकार जिसके लिए जॉब छोड़ा उसके लिए मुझे दिल्ली छोड़ना पड़ा है, कोई पार्टी व्यक्ति नहीं आता जी। आपको आप ही की चेतना काम आएगी और आपका मित्र काम आएगा, तो वो बनाना सीखिए और शत्रु बोध जागृत कीजिए। तो आज से हम हर रविवार को हम इसको चालू रखेंगे। आज आप लोगों को अनुमति दीजिए क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है, और मिलता हूं मैं अगले रविवार को दोपहर 3:30 बजे। मैं और सभी लोगों से कहूंगा कि देखिए, आज महिलाओं ने भी शुरुआत की है बोलने की, रचना जी ने, ईशा जी ने, आप लोग बोलिए, बोलने से डर हटता है। पहला प्रयोग मैं यही कर रहा हूँ कि आपके अंदर का डर खींच के बाहर करूं। पहली बार जब मुझे मेरी जो साजिश की कहानी पुस्तक थी और 2013 में आई, फरवरी 2014 में उसका लोकार्पण हुआ, तो जीवन में पहली बार मैं बोला, 14 मतलब फरवरी 2014 में पहली बार मैं बोला। अब कितना बड़बड़ा रहा हूं आप देख रहे हो। मंच पे गया तो पसीने से तरबतर,
पाँव जूते भींग रहे, चप्पल पूरा भींग गया, चप्पल था जूता तो था नहीं, पाँव पूरा भींग रहा डर के मारे, ये स्थिति थी हमारी। और मंच पे गया और बिना कोई तैयारी, क्योंकि उस समय पुस्तक छप के भी नहीं आई थी, प्रिंटर ने मना किया था, सीधे कार्यक्रम में हम पुस्तक का गट्ठर सर पे उठाए घूम आए, कार्टून लेके आए और कपड़ा भी नहीं बदला। वहां के टॉयलेट में पत्नी मेरी कपड़ा लेके आई थी, हैदर हमने बदल लिए। और जो था चूंकि लिखा स्वयं से था तो बोल गया, और वो जो एक बार टूटा तो टूटता चला गया डर। तो डर को जीतने के लिए ये प्रयास बहुत जरूरी है। आप सबका बहुत धन्यवाद, आप सब आए। अगली रविवार अपने डर को जरूर निकालिएगा कुछ नए चेहरों के साथ, और आप अपने अनुभव जरूर सुनाइएगा, और देखते हैं कि धीरे धीरे हम इस अभियान को कितना बड़ा बना पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।